वास्तविक दुनिया में ओलांट ग्रह मुख्य शहर। मार्शल आर्ट के नेता और राष्ट्र प्रमुख बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि वान टेन सफलतापूर्वक आकाशगंगा का मालिक बन गया है। ये बहुत बढ़िया था। वान टेन पृथ्वी का निवासी था और आकाशगंगा का मालिक था। पूरी आकाशगंगा उसके नियंत्रण में थी। पृथ्वी आकाशगंगा का हिस्सा थी, इसलिए यह निस्संदेह अधिक सुरक्षित थी। ये सुरक्षा के एक स्तर की तरह था। मिल्की वे बाहरी आवरण था। यदि अन्य एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते थे तो उन्हें पहले इस बाहरी आवरण को तोड़ना होगा। ओलांत संघ के लोगों को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग कितने खुश थे। उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। ओलांत फेडरेशन के नियंत्रण में एक आकाशगंगा कम हो गई थी। उनके दिल खून से लथपथ थे। उन्हें थोड़ा पछतावा होने लगा। काओ हुंटू ने उन्हें जो लाभ देने का वादा किया था उसके लिए उन्हें वान टेन को नाराज नहीं करना चाहिए था। वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। इतना ही नहीं, गोली भी बहुत बड़ी थी और बहुत दर्दनाक थी। वान टेंग, हमने तुम्हें आकाशगंगा दे दी है, क्या तुम अब हमें जाने दोगे? तू जिन ने पूछा। कोई बात नहीं, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। वान टेंग ने सिर हिलाया। तू जिन और बार्टलेट ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी थी। वान टेंग अपनी बात वापस लेने की योजना नहीं बना रहा था। ईमानदारी से कहूं तो वे चिंतित थे कि वान टेंग अपने वादे से मुकर जाएगा। उनके बीच कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था। ये सिर्फ एक मौखिक सौदा था। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी जिंदगी वान टेंग के हाथों में थी। उसने उनसे कहा कि उनके पास सिर्फ दो विकल्प हैं। वे या तो सहमत हो सकते थे या मर सकते थे। इस प्रकार उन्हें अपनी जान की खातिर जोखिम उठाना पड़ा। सौभाग्यवश उनका जुआ सफल रहा। आप अब जा सकते हैं। वान टेंग ने किसी को अपनी मुहर खोलने का आदेश दिया ताकि वे जा सकें। तू जिन और बार्टलेट बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने घायल शरीर के साथ दरवाजे से बाहर निकल गए। वे अब यहां और नहीं रहना चाहते थे। वे जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहते थे और वान टेंग के जाने के बाद ही वापस आना चाहते थे। शेंग लुओ का चेहरा भयानक था। उसने उन्हें उदास होकर जाते हुए देखा, खुद को अकेला महसूस कर रहा था। तू जिन और बार्टलेट वहां से भाग निकले। जब वे वान टेंग को और नहीं देख पाए तो उनके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। उनकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। हम एक दिन बदला लेंगे। तू जिन ने पीछे मुड़कर गुस्से से थूका। ये सही है, अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मुझे चैन से चैन नहीं मिलेगा। बार्टलेट की निगाहें नफरत और कड़वाहट से भरी थीं। उसे अपमानित महसूस हो रहा था। चलो ओलांट ग्रह को छोड़ दें और स्वस्थ होने के बाद वापस आए। तू जिन आकाश में उड़ गया। बार्टलेट उसके पीछे पीछे आया। तभी उन्हें खतरे का एहसास हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उनके सिर सुन्न हो गए। वे हैरानी से पीछे मुड़े। धमाका धमाका। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान से उनकी ओर दो बल हमले किए गए। नहीं। क्यों? उनकी पुतलियां सिकुड़कर सुइयों जैसी हो गई थीं और वे गुस्से में चिल्ला रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही विचार बचा था, क्या वह हमें जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ? अरे, ये युवक तो बहुत ही धूर्त है। वे बहुत लापरवाह थे। अब हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे प्रकाश में समा गए और मारे गए। जोरदार धमाका सुनकर सभी लोग दंग रह गए। क्या हुआ? मार्शल आर्ट का नेता हैरान था। चलो चलकर देखते हैं। वान टेंग ने बाहर का रास्ता दिखाया। जमीन पर दो बड़े और गहरे गड्ढे हो गए थे जिनसे धुआं निकल रहा था। हर जगह कवच के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। क्या ये दोनों स्वर्ग के स्वामी के कवच नहीं हैं? डैन ताइक्सुआन ने कवच की शैली को पहचान लिया। उसने अजीब तरह से वान टेंग को देखा। सच में, वान टेंग हैरान था। उसने चारों ओर देखा। क्या कोई दुर्घटना हुई थी? खांसी। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग बेवकूफ नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ और अजीब तरह से खांसने लगे। कार्य अभिनय जारी रखो। शेंग लुओ ने दुखी भाव से छेदों को देखा। फिर वह अचानक मुस्कुराया। उसकी भावनाएं जटिल थीं। मास्टर फ्लेमिंग रिवर ने गलती से हमला कर दिया और दो स्वर्ग के स्वामियों को मार डाला। बर्था ने चलकर एक अजीब अभिव्यक्ति और टिमटिमाती निगाह से रिपोर्ट की। देखो तुमने क्या किया है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैंने उन्हें पहले ही जाने दिया है, लेकिन फिर भी वे मर गए। तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो, वान टेंग ने गुस्से में कहा। सब लोग। शेंग लुओ,
वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? यह मेरी गलती है। मैंने उन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया। कृपया मुझे सजा दें। बर्था ने अपना सिर नीचे किया और अपनी गलती स्वीकार की। कोई बात नहीं, वह व्यक्ति मर चुका है। तुम्हें सजा देने का क्या मतलब है? वांग टेंग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। सभी अवाक थे। वे अपने दिल में शिकायत कर रहे थे। हे नाटक राजा! उन्होंने पूरा दृश्य अकेले ही निभाया। वे उन्हें रोक भी नहीं सके। कुछ लोगों को लगा कि वांग टेंग बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग राहत महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे दो स्वर्ग के स्वामी को जाने देने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। केवल मृत व्यक्ति ही कोई खतरा नहीं था। बुरा नहीं है। तुम एक धूर्त व्यक्ति हो। तुमने दो स्वर्ग के देवताओं को मूर्ख बनाया। तुमने आकाशगंगा प्राप्त की और उन्हें मार डाला। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, राउंड बॉल ने मन ही मन टिप्पणी की। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग टेंग ने भ्रमित होने का नाटक किया। टस्क! राउंड बॉल ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमाए और वांग टेंग को नजरअंदाज कर दिया। वांग टेंग के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने सामने देखा और देखा कि वहां कुछ विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। नक्षत्र बल धातु तारांकन 6000, धातु डोमेन तारांकन 3000, दिव्य क्षेत्र आत्मा 1500, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1100। नक्षत्र बल जल तारांकन 5600, जल डोमेन तारांकन 2400, दिव्य क्षेत्र आत्मा 1200, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1000, उन्नत स्टेज भेस प्रतिभा 500। वांग टेंग इन विशेष बुलबुले को अवशोषित करने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। नक्षत्र धातु बल और जल बल के बारे में कुछ भी कहने को नहीं था। दोनों में कुछ हजार अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन यह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर डोमेन विशेषताएं थीं। मेटल डोमेन के 3000 अंक थे। वांग टेंग इस बात से बहुत खुश थी कि इन 3000 अंकों की वजह से उनका मेटल डोमेन चौथे स्थान पर पहुंच गया। धातु डोमेन 1250 4000 चौथा रैंक। चौथे दर्जे का डोमेन तीसरे दर्जे के डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा उन्हें एक नया डोमेन प्राप्त हुआ, जल डोमेन। वांग टेंग ने अभी अभी पाताल लोक के जल को वश में किया था और जल क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वेच्छा से उसके दरवाजे पर आ जाएगा। जल क्षेत्र विशेषता को आत्मसात करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके मन में ज्ञान उमड़ रहा है। पानी का कोई रूप नहीं था। महान दयालुता पानी की तरह है। सब कुछ दिल से आता है। पानी कमजोर भी हो सकता है और मजबूत भी। ज्ञान वांग टेंग की स्मृति में विलीन हो गया और उसका एक हिस्सा बन गया। उसे ऐसे ही जल क्षेत्र मिल गया, यहां तक कि उसे दूसरे दर्जे तक बढ़ा दिया। जल क्षेत्र 1400 2000 दूसरा रैंक। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक नीला उतार चढ़ाव दिखा जो एक पल में गायब हो गया। ये बहुत ही दिव्य लग रहा था। इसके बाद आत्मा और ज्ञान के गुण थे। दोनों ही बहुत बढ़ गए, जिससे उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद मिली। अंततः वह गुण जिसकी उसे सबसे अधिक परवाह थी और जिससे उसे सबसे अधिक खुशी मिलती थी, वह था अंतिम गुण, उन्नत चरण भेस प्रतिभा। यह एक विशेष प्रतिभा विशेषता बुलबुला था। वांग टेंग को लंबे समय से कोई टैलेंट एट्रीब्यूट बबल नहीं मिला था। आखिरकार उससे फिर से एक मिला और यह बहुत उपयोगी था। उसे अचानक याद आया कि राउंड बॉल ने पहले क्या कहा था। उसमें कहा गया था कि हरे रंग की त्वचा वाला स्वर्ग का स्वामी ल्यूक हो सकता है। ल्यूक अपनी छद्म प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। जाहिर है उसका अनुमान सही था। जब ये गुण बुलबुला उसके शरीर में विलीन हो गया तो वांग टेंग ने अपने अंदर एक अजीब परिवर्तन होते हुए देखा। उसे लगा कि वह अपनी इच्छानुसार अपने भौतिक शरीर को बदल सकता है। ये परिवर्तन उनकी मॉर्फ प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने जिंगबू महाद्वीप में अजीब जेली जैसे प्राणी से मॉर्फ प्रतिभा प्राप्त की, इसलिए इसके उपयोग की एक बड़ी सीमा थी। एटैक नोबल बनेट एट। एक शक्तिशाली योद्धा उसकी आभा को देखकर आसानी से उसके छद्मवेश को पहचान सकता था। हालांकि यह उन्नत स्तर की भेस प्रतिभा अलग थी। अपने भौतिक रूप को बदलने के अलावा इसमें कुछ भेस गुण भी थे। इसका मतलब यह था कि एक बार जब वह इस प्रतिभा को सक्रिय कर लेता तो वांग टेंग खुद को अंदर से ही छिपा सकता था। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। यह एक अद्भुत प्रतिभा थी। वास्तव में इन दो स्वर्ग के स्वामी को मारना सही निर्णय था।
यदि नहीं तो वह इतने सारे गुण बुलबुले प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। वान टेंग ने एक स्मार्ट निर्णय लेने के लिए खुद को अंगूठा दिखाया। एक और था, अब उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए वह मुड़ा और शेंग लुओ को एक खतरनाक नजर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने कहा, शेंग लुओ, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। टकराना। शेंग लुओ ने इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी। उसकी शक्ति अचानक फट गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी त्वचा से रेंगते हुए सांपों की तरह नसें बाहर निकल आईं। छींटे। उसने मुंह भर खून उगल दिया। एक गुप्त कौशल का उपयोग करते हुए उसने बलपूर्वक स्वयं को वान टेंग की मुहर से मुक्त कर लिया। उसकी आभा के साथ शक्ति का विस्फोट हुआ। शेंग लुओ ने जमीन पर कदम रखा, प्रकाश की किरण में बदल गया और क्षितिज की ओर भाग गया। यह एकमात्र मौका था। एक बार वह ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान की आक्रमण सीमा से बाहर निकल जाए तो वह बच निकलने में सक्षम हो जाएगा। व्यर्थ संघर्ष। वान टेंग की आंखों से एक ठंडी चमक निकली। वह भी सूंघा और आसमान में उड़ गया। एन लैन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और शेंग लुओ का पीछा करने लगा। आखिरकार अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे स्तब्ध थे। जल्दी करो, अंतरिक्ष यान चालू करो और उनका पीछा करो। हार्डी और बर्था अंतरिक्ष यान की ओर दौड़े। राउंड बॉल ने पहले ही फ्लेमिंग रिवर को सक्रिय कर दिया था। यह आकाश में उड़ गया। बूम बूम बूम। सेना के लगातार हमले सीधे शेंग लुओ पर लक्षित थे। एन लैन ने अपना हाथ हिलाया। हजार आयुध पोत प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया और अंतरिक्ष को चीरता हुआ शेंग लुओ से कुछ 100 मीटर पीछे दिखाई दिया। तलवार की आभा फट गई जब उसने उस पर वार किया। उसी समय वान टेंग के हाथ में एक ब्रह्मांड स्तरीय तलवार दिखाई दी। वह भी बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था। देवहत्यारी तलवार शास्त्र। भगवान की हत्या। अंतरिक्ष के प्रति जागरूक एक तलवार की चमक अंतरिक्ष को काटती हुई शेंग लुओ के सामने आ गिरी। शेंग लुओ पर आगे और पीछे से हमला किया गया। वह निराशा में डूब गया। गर्जन। शेंग लुओ एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, हालांकि ये सब व्यर्थ था। कुछ ही देर में एक आकृति आसमान से गिरी और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। शेंग लुओ मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने एक आखिरी कोशिश की। दुर्भाग्य से वह फिर भी हार गया। हारने का मतलब था मौत। वान टेंग और एन लैन आकाश से उड़कर नीचे आए और गहरे गड्ढे के किनारे पर खड़े हो गए। शेंग लुओ बीच में अपने हाथ और पैर फैलाए लेटा हुआ था। उसका युद्ध कवच टूट गया था और उसकी छाती के सामने 2 भयानक तलवारों के घाव एक्स बना रहे थे। ताजा खून बह रहा था। उसके नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना सिर उठाया और वान टेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में कड़वाहट बहुत गहरी थी। वान टेंग ने उसकी आंखों में उदासीनता से देखा। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हा हा हा। कुछ देर बाद शेंग लुओ हंसा। वह पागलों की तरह हंसता रहा, भले ही उसे खून की खांसी आ रही थी। उसकी आवाज किसी बदले की भावना वाली आत्मा की तरह लग रही थी। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसकी हंसी बंद हो गई और वह शांत स्वर में बोला। वान टेंग ने अपनी तलवार उठाए और सेंट स्टार पैगोडा का अध्यक्ष मारा गया। नरक क्या है? वान टेंग ने खुद से पूछा। उसने शेंग लुओ की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने अपनी तलवार रख ली और खुशी खुशी अपने आसपास के विशेषता बुलबुले उठा लिए। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 8000। उल्कापिंड वर्षा डोमेन 3400। दिव्य क्षेत्र आत्मा 1600। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1500। कितना अच्छा आदमी है। उसने अंत में मेरे लिए कुछ अच्छे गुण वाले बुलबुले छोड़े। वान टेंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये विशेषता बुलबुले उन बुलबुले से बेहतर थे जो टूरजिन और बाटलेट ने अपनी मृत्यु से पहले गिराए थे। कितना सुखद आश्चर्य था। वह जानता था कि शेंग लुओ ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी होगी, जिसके परिणामस्वरूप ये विशेषता बुलबुले उत्पन्न हुए। वान टेंग को अचानक पृथ्वी पर कैटफिश प्रभाव याद आ गया। मछुआरों ने कुछ खूंखार कैटफिश को कसकर पैक की गई सार्डिन मछलियों के एक टैंक में रखा। इससे सार्डिन मछलियां लगातार चलती रहती थीं और लंबे समय तक जीवित और ताजा रहती थीं। जीवित मछली का स्वाद बेहतर था। ये समझना कठिन नहीं था, है ना? अगर शेंग लुओ को पता होता कि वान टेंग उसकी तुलना सार्डिन से कर रहा है,
तो क्या वह जमीन से बाहर निकलकर उससे लड़ता। जैसे ही ये बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, उसके गुण पुनः जागृत हो गए। मुख्य विशेषता उल्कापिंड वर्षा डोमेन थी। उल्कापिंड वर्षा डोमेन के 3400 अंक इस विशेषता को तीसरे स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति देते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उल्कापिंड वर्षा डोमेन 1903 तीसरा स्तर। अच्छा, मेरा ग्रह विनाश तैयार है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुशी से सोचा। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोग भावुक होते हुए आगे बढ़े। ओलांद फेडरेशन के सभी 3 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं को वांग टेंग ने धोखा देकर मार डाला था। वे एक अनिच्छुक मौत मर गए। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। ये स्वर्ग मंच के योद्धा थे, सड़क पर चलने वाले कोई बेतरतीब राहगीर नहीं। यह अविश्वसनीय लगता था कि वे इस तरह मर गए। यहाँ सब कुछ तय हो गया है। चलो वापस चलते हैं, वांग टेंग ने कहा। तुम सही कह रहे हो। जल्दी से सबको इस खुशखबरी के बारे में बताओ, मार्शल आर्ट के नेता ने कहा। उसे तरोताजा महसूस हुआ। 3 स्वर्ग के स्वामी मर चुके थे। उन्होंने अपना बदला ले लिया और ओलांद फेडरेशन अब कोई खतरा नहीं रहा। ये पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी खबर थी। कोई भी पीछे नहीं रहा। वे फ्लेमिंग नदी पर सवार हो गए और सीधे ब्रह्मांड की ओर बढ़ गए। वे अंततः चले गए। ओलांद फेडरेशन के लोगों ने जब विशालकाय अंतरिक्ष यान को जाते देखा तो उन्होंने सिर उठाकर राहत की सांस ली। अब वे ठीक से सांस ले पा रहे थे। नहेमायाह बड़े हॉल से बाहर आया और एक जटिल भाव के साथ दृश्य को देखा। उसके दिल में दुख उमड़ रहा था। तीनों स्वर्ग के स्वामी मर चुके थे। ओलांद फेडरेशन केवल एक खाली शीर्षक था। दूसरा पक्ष निर्दयी था, उसने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। नहेमायाह के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। उसने हताश होकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। देखो, यह क्या है? अचानक एक विस्मय सूचक शब्द ने उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। नहेमायाह ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक प्रकाश की किरण बहुत तेज गति से नीचे गिर रही है। उसकी पुतलियों में चमकती हुई रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धमाका। ब्रह्मांड में मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों ने अंतरिक्ष यान के पैनोरामिक सिमुलेशन मोड का उपयोग करके नीचे के दृश्य को देखा। वे फिर से वांग टेंग द्वारा मूर्ख बनाए गए। आखिरी क्षण में भी उन्होंने ओलांद फेडरेशन को एक झटका दिया जब उच्च अधिकारी महान हॉल के सामने एकत्र हुए थे। ओलांद फेडरेशन को अब संभवतः टूटना पड़ेगा। उत्तम। वांग टेंग ने सभी की प्रतिक्रिया को अनदेखा कर दिया। वह अपने लाभ गिनने के लिए अंतरिक्ष यान में साधना कक्ष में लौट आया। जैसे ही वह साधना कक्ष में पैर मोड़कर बैठा, उसके शरीर में एक गर्म जलधारा प्रकट हुई और उसके शरीर तथा मन के चारों ओर बहने लगी। ये वे गुण बुलबुले थे जो उसके क्लोन ने एकत्रित किए थे, जिन्हें उसने ओलांद ग्रह पर छोड़ दिया था। अभी अभी तोप के हमले से कई विशेषता बुलबुले निकले। स्वाभाविक रूप से वांग टेंग उन्हें जाने नहीं देगा। उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं उठाया, ये काम अपने क्लोन पर छोड़ दिया। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में हो रहे बदलावों और सुधारों को ध्यान से महसूस किया। वह कुल 3 दिन तक बैठा रहा। उनकी योग्यता में जबरदस्त वृद्धि हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारामंडल धातु बल 21,000 बटा 60,000 आकाशीय चरण छठा स्तर। तारामंडल काष्ठ बल 18,000 बटा 50,000 आकाशीय चरण 5वां स्तर। तारामंडल जल बल 16,800 बटा 50,000 आकाशीय चरण 5वां स्तर। तारामंडल अग्नि बल 34,500 बटा 80,000 आकाशीय चरण 8वां स्तर। तारामंडल पृथ्वी बल 7,800 बटा 50,000 आकाशीय चरण 5वां स्तर। उसकी अग्नि शक्ति के अलावा उसकी अन्य 4 शक्तियां भी एक स्तर तक बढ़ गईं, जिससे उसकी समग्र क्षमता में सुधार हुआ। उसके नक्षत्र वायु और बिजली की शक्ति भी बढ़ गई। तारामंडल बिजली बल 8,500 बटा 80,000 ग्रहीय चरण 8वां स्तर। नक्षत्र वायु बल 14,500 बटा 90,000 ग्रहीय चरण 9वां स्तर। हालांकि दोनों सेनाएं अभी भी ग्रहीय क्षेत्र में थीं, लेकिन वे अंतिम कुछ स्तरों पर थीं। वह अपनी अगली सफलता से बहुत दूर नहीं था। उनकी आत्मा और ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन वे अभी भी आगे बढ़ने से बहुत दूर थे, इसलिए वांग टेंग ने परवाह नहीं की। अपने गुणों में वृद्धि के अलावा उसकी संपत्ति भी बढ़ गई। लगभग पूरे ओएफसी को खाली करने के बाद उसे खजाने, युद्ध तकनीक और यूसी मिले।
उच्च अधिकारी उसे 500 बिलियन देने में सक्षम थी क्योंकि उन्होंने ओलांद फेडरेशन के विभिन्न ग्रहों से उनके परिवारों की सभी संपत्तियां एकत्र की थीं। यदि नहीं, तो अपनी वर्तमान संपत्ति के आधार पर वे उसे इतने कम समय में इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। वान टेन द्वारा ये सारी संपत्तियां ले लेने के बाद ओलांद फेडरेशन की शुद्ध संपत्ति शून्य के करीब हो गई। उन्हें फिर से संसाधन इकट्ठा करने में कुछ 100 साल लग सकते हैं। उनकी सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान हुआ। संक्षेप में, वान टेन ने अपना बदला ले लिया और इस ओलांद फेडरेशन भ्रमण से भरपूर लाभ प्राप्त किया। यह एक सार्थक यात्रा थी। वान टेन ने अच्छे मूड में आलस से अपनी पीठ तान दी। वह साधना कक्ष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष यान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर कोई साधना कर रहा था और उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसे अचानक एक विचार आया। उसने पाताल लोक का पानी निकाला। क्या आप पाताल लोक के जल को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? राउंड बॉल की आवाज अचानक उसके सिर में गूंजी। हाँ, वान टेंग ने सिर हिलाया। यह अच्छी चीज है। मैं शेंग लुओ जितना बेवकूफ नहीं हूं। मैं इससे किसी कोने में सड़ने नहीं दूंगा। खैर, वह बेवकूफ नहीं है। उसके पास बस उसे वश में करने का कोई तरीका नहीं था। तो फिर वह मुझे दोष नहीं दे सकता। वह बदकिस्मत है। उसने बहुत सारी अच्छी चीजें इकट्ठी की, लेकिन अब वे सब तुम्हारी हैं। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। वान टेंग मुस्कुराया। कई कौशल होने का यही फायदा है। कोई नहीं जानता था कि उनका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। एट नोबल बन एट। चुप रहकर उसने पाताल लोक के जल से भरी लकड़ी की बाल्टी खोली। वान टेंग ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उसने अचानक बाल्टी की भीतरी दीवारों पर जंग के निशान देखे। लकड़ी की बाल्टी में पानी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, राउंड बॉल ने कहा। पाताल लोक का पानी वाकई बहुत शक्तिशाली है। शेंग लुओ शायद नियमित रूप से इसका कंटेनर बदलता होगा। सामान्य कंटेनर इस पाताल लोक के पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। वास्तव में इसे जल्द से जल्द परिष्कृत किया जाना चाहिए। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और अपने हाथों को पाताल के पानी पर रख दिया। तुरंत ही पन्ने की ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। टकराना। लकड़ी की बाल्टी टूट गई और पाताल का पानी बाहर तैरने लगा। ये पन्ना की चमकदार लौ से लिपटा हुआ था। ज्वाला बहुत तेज जल रही थी। भयंकर गर्मी ने पाताल के पानी पर आक्रमण कर दिया। पन्ना चमकीली लौ के स्वामी के रूप में वान टेंग आग की लपटों के माध्यम से पाताल के पानी को महसूस कर सकता था। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये नेदर फ्रॉस्ट की तरह हड्डियों को चीरने वाला नहीं था। इसके बजाय ये ठंड की अंतहीन श्रृंखला जैसा महसूस हुआ। वान टेंग लड़खड़ा गया। ये ठंड निचले हिमपात की ठंड से भी ज्यादा भयावह थी। ये बिना रुके उसके शरीर और यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी घुस सकती थी, उसे सुन्न कर सकती थी और उसे बिना एहसास के ही नष्ट कर सकती थी। हालांकि पाताल लोक का जल पन्ना चमकीली ज्वाला की तीव्र गर्मी से दबा हुआ था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। चल दर। वान टेंग ने अपने दांत पीस लिए और उसके माथे से आत्मा की एक किरण निकली। वह सीधे पाताल लोक के पानी में जा गिरी। हौंफना। पन्ना की चमकदार लौ की सुरक्षा के बावजूद वान टेंग को अभी भी अपनी चेतना पर आक्रमण करने वाली ठंड महसूस हो रही थी। ये धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल रही थी। धमाका। वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पवित्र ज्वाला और 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला को एक साथ छोड़ दिया ताकि पाताल के पानी को दबाया जा सके। खेती के कमरे का तापमान बहुत बढ़ गया। सुरक्षा कवच के बिना साधना कक्ष की धातु की दीवारें कुछ ही सेकंड में पिघल जाएंगी। 3 दिव्य ज्वालाओं के सक्रिय होने से चाहे यह पाताल लोक का जल कितना भी अनियंत्रित क्यों न हो, उसे अपना सिर नीचे करना ही पड़ा। वान टेंग की आत्मा लगातार पाताल लोक के जल में रिसती रही तथा अंदर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ने का प्रयास करती रही। पाताल लोक के जल ने बिना रुके उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। वे रससाक्षी में थे। समय उड़ गया। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। वान टेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर तेज थी। उन्होंने 3 दिव्य ज्वालाएं रख ली। पाताल लोक का पानी चटकने लगा। वह सिकुड़ने लगा और पानी की एक छोटी बूंद में बदल गया। साथ ही उसका रंग गहरा होता गया। पहले वह आसमानी नीला था, लेकिन अब वह लगभग काला हो गया था। स्वूश।
पाताल लोक के जल की संघनित बूंद उड़कर वांग टेन के माथे पर जा लगी। आखिरकार वांग टेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके पास 3 दिव्य ज्वालाएं थीं, इसलिए सफलता निश्चित थी। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए धैर्य और सटीकता की आवश्यकता थी। इसमें शामिल जोखिम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक भी गलती और वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। वांग टेंग ने अब राहत की सांस ली क्योंकि अब वह सफल हो गया था। वांग टेंग, जल्दी करो, अपने नोटिफिकेशन देखो। राउंड बॉल की उत्तेजित आवाज उसके दिमाग में उभरी। यह आवाज इतने दिनों से उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। बकवास बंद करो और जल्दी से इसे देखो। राउंड बॉल अधीर हो गया। उसने कलाई घड़ी की स्क्रीन निकाली और वांग टेंग के सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई। महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं की लीग। महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं की लीग। वांग टेंग दंग रह गया। संदेश की सामग्री पढ़ते ही उसकी निगाहें चमक उठी। अंत में वह अवाक रह गया। इसमें महान कियान साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा शामिल हैं। आप तब तक भाग ले सकते हैं जब तक आप एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हे भगवान, ये बहुत बड़ी घटना है। बेशक, राउंड बॉल वांग टेंग के सामने प्रकट हुई। वह थोड़ा उत्साहित लग रही थी। लीग ऑफ टैलेंट्स में पूरा ग्रेट कियान साम्राज्य शामिल है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? ग्रेट कियान साम्राज्य में कई आकाशगंगाएं हैं। भले ही प्रत्येक आकाशगंगा में केवल 1 या 2 प्रतिभाएं हो, लेकिन ये पहले से ही कुछ 100 मिलियन है। एट नोबल बन एट। इतने सारे हुनरमंदों को एक ही मंच पर अपनी ताकत दिखाते देखना कितना शानदार नजारा होगा। यह एक बेहतरीन मौका है। आपको इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वांग टेंग ने तेज सांस ली। सच कहूं तो वह भी उत्साहित होने लगा था। उसकी नजरें तेज हो गईं और वह बुदबुदाया, दिलचस्प। इतनी सारी प्रतिभाओं के साथ वह कई विशेषता बुलबुले चुनने में सक्षम होगा। वह चिंतित था कि वह पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था और फिर लीग ऑफ टैलेंट्स दिखाई दिया। ये प्रतिभाओं का जमावड़ा था। सभी प्रकार के मार्शल योद्धा अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित होंगे। वह अपनी सभी सेनाओं में सुधार करने में सक्षम होगा। सर्वांगीण विकास ही कुंजी थी। वांग टेंग ब्रह्मांड के स्तर पर बेतरतीब ढंग से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वह एक विशेष मार्ग अपनाना चाहता था। जब उनका ज्ञान ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंचा तो उनके मन में एक विचार आया। संक्षिप्त रूपरेखा मौजूद थी और विवरण स्पष्ट होते जा रहे थे। उन्हें बस इसे अमल में लाने की जरूरत थी। अरे, तुम्हारी निगाहें थोड़ी अजीब लग रही हैं। राउंड बॉल ने उसकी ओर देखा और अनियंत्रित होकर टिप्पणी की। सच में? वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। उसने विषय बदलते हुए कहा, इन बेकार की बातों की परवाह मत करो। जल्दी से मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताओ। राउंड बॉल का ध्यान शीघ्र ही लीग ऑफ टैलेंट्स की ओर वापस लाया गया। प्रतिभाओं का संघ हर 3000 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें कई दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा भाग लेते हैं। ये प्रतिभाएं सामान्यतः अपनी साधना को बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, इसलिए उन्हें सामान्य रूप से खोजना कठिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ध्यान रहे, बहुत सी शक्तिशाली जातियां हैं जिनमें महान प्रतिभाएं हैं। वे जन्म से ही शक्तिशाली होती हैं और उनके पास उनका मार्गदर्शन करने वाले प्रशिक्षक होते हैं। कुछ के पास तो ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा या शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा भी होते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते हैं। संक्षेप में, चाहे वह प्रतिभा हो, ज्ञान हो या कड़ी मेहनत हो, वे शीर्ष पर हैं। उनकी तुलना में मैं कैसा हूं? वांग टेंग ने पूछा। आप मजबूत हैं, लेकिन आप अभी भी वास्तविक ब्रह्मांड प्रतिभा से कुछ दूरी पर हैं। राउंड बॉल ने जवाब देने से पहले सोचा। एक दिव्य मंच के मार्शल योद्धा के रूप में मैं एक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा से लड़ सकता हूं और एक ही चाल से स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकता हूं। क्या वे भी ऐसा कर सकते हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। वह खुद की तारीफ नहीं कर रहा था। वह सिर्फ सच बता रहा था और इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड की अन्य प्रतिभाओं की क्षमताओं का आकलन करने के लिए कर रहा था। हाँ, एक असली ब्रह्मांड प्रतिभा ये कर सकती है। राउंड बॉल ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। क्या आप ब्रह्मांड में प्रतिभाओं के विभिन्न स्तरों को जानते हैं? कौन से ग्रेड? राउंड बॉल ने बताया, ग्रह ग्रेड, आकाशगंगा ग्रेड, ग्रहीय ग्रेड और ब्रह्मांड ग्रेड आदि हैं। वांग टेंग गहरी सोच में पड़ गया। उसे पता था कि ग्रेड अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित थे। ग्रह स्तर की प्रतिभा किसी ग्रह की सर्वोच्च प्रतिभा होती थी।
आकाशगंगा स्तर की प्रतिभा आकाशगंगा की सर्वोच्च प्रतिभा होती थी। ग्रह स्तर की प्रतिभा ग्रहीय क्षेत्र की सर्वोच्च प्रतिभा होती थी। और ब्रह्मांड की प्रतिभा उच्च स्तरीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिभा होती थी। यह एक डरावनी अवधारणा थी। उच्च स्तरीय ब्रह्मांड सभ्यताओं की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। सभी से ऊपर उठना बेहद कठिन था। वान टेन को इस पर कोई संदेह नहीं था। ग्रह स्तर की प्रतिभा एक या दो छोटे स्तरों को पार कर सकती है। आकाशगंगा स्तर की प्रतिभा 4 से 5 छोटे स्तरों को पार कर सकती है। ग्रह स्तर की प्रतिभा एक चरण को पार कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभा अपने से ज्यादा शक्तिशाली मार्शल योद्धा को घायल कर सकती है? राउंड बॉल ने सवाल किया। वे बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे पास किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ समान रूप से लड़ने की क्षमता न हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बेहतरीन चाल है। इन मूव्स के लिए कई प्रतिबंध हैं। कोई भी इन्हें लापरवाही से नहीं कर सकता। अगर वे इसे जबरदस्ती भी करते हैं तो यह उनके शरीर पर बहुत बड़ा बोझ होगा। कोई भी इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक कि बहुत जरूरी न हो। जो लोग ब्रह्मांड मंच या शाश्वत मंच के मार्शल योद्धाओं के शिष्य बन जाते हैं, उन्हें खुद को बचाने के लिए ये चालें सिखाई जाती हैं। ये बड़े लोगों द्वारा बनाई गई गुप्त चालें हैं। वे कितने कमजोर हो सकते हैं? ये बहुत बढ़िया है। वान टेन की आंखें चमक उठी। क्या बकवास है। राउंड बॉल चौंका। वह वान टेन के अहंकार को बुझाना चाहता था ताकि वह इन ब्रह्मांड प्रतिभाओं को नीची नजर से न देखे। उसके लिए वान टेन अभी भी एक मूल निवासी था जो अभी अभी पृथ्वी से बाहर आया था। वह नहीं समझता था कि ब्रह्मांड प्रतिभा कितनी शक्तिशाली होती है। जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई वे साधारण मार्शल योद्धा थे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत उत्साहित है। वह क्या सोच रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग ने पूछा, क्या मुझे इन सभी प्रतिभाओं के साथ लड़ने में खुशी नहीं होनी चाहिए? हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। राउंड बॉल ने हैरानी से सिर हिलाया। फिर उसने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें कोई और विचार नहीं आता, ये जानने के बाद कि तुम्हारे जैसे बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं? क्या विचार? वान टेंग ने अजीब नजरों से देखा। क्या तुम्हें हारने का डर नहीं है? राउंड बॉल ने उसे घूर कर देखा। हारने में इतना डरने वाली क्या बात है? क्या तुमने नहीं सुना कि असफलता ही सफलता की जननी है? कुछ बार असफल होना सफलता के लिए अच्छा है, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। मौन। आपका क्या मतलब है कि असफलता सफलता की जननी है? आप ये क्यों नहीं कहते कि यह सफलता का जनक है? राउंड बॉल ने असहाय होकर शिकायत की। उसे लगा कि वह हमेशा वान टेंग से हार जाता है। हर बार जब वह उसे उत्तेजित करना चाहता तो उसे एक मौका मिलता। चूंकि कोई भी दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा भाग ले सकता है, इसका मतलब है कि बुरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना? वान टेंग ने आश्चर्य से पूछा। ब्रह्मांड में कुछ 100 साल पुराने आकाशीय चरण के मार्शल योद्धाओं को बुरा नहीं माना जाता है। साथ ही कुछ प्रतिभाओं के अपने विचार होते हैं। कुछ लोग एक मजबूत नींव बनाना चाहते हैं जबकि अन्य एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं। किसी भी तरह से उनके पास ब्रह्मांड के चरण में आगे न बढ़ने की अपनी योजनाएं हैं। जो लोग बुढ़ापे में भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए वैसे भी जाना बेकार है। उनका ज्ञान बहुत कम है, उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, राउंड बॉल ने समझाया। मैं समझ गया। वान टेंग ने सिर हिलाया। तुम बहुत छोटे हो। अगर तुम अगले 10 साल तक साधना करते हो तो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि तुम महान कियान साम्राज्य की शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक होगे, राउंड बॉल ने दया के साथ कहा। और 10 साल, टॉप 10। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अगर यह सच होता तो उसका बग बेकार हो जाता। सिस्टम उसे मार डालता और होस्ट बदल देता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब आप उनसे लड़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राउंड बॉल ने कहा। ठीक है, मैं और ऊपर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वान टेंग ने इनकार नहीं किया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती। इतनी छोटी सी बात पर लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हे, इस प्रतियोगिता के लिए भी पुरस्कार हैं, वान टेंग ने आश्चर्य से कहा जब उसने अधिसूचना के अंत में देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें अजीब क्या है? चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। अगर नहीं तो कौन भाग लेगा?
शीर्ष 1000 में शामिल होने वाले लोग 300 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन यूसी तक प्राप्त कर सकते हैं और इसमें हथियार, युद्ध कवच, डैन और कई अन्य आइटम जीते जा सकते हैं। कितना असाधारण! इतना ही नहीं, शीर्ष 10 को अनचार्टेड में प्रवेश करने का अधिकार होगा। वान टेंग दंग रह गया। संदेश पढ़ते हुए उसे कुछ एहसास हुआ। अनचार्टेड क्या है? क्या ये छोटी दुनिया है? यह कोई छोटी दुनिया नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी ही है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। अनचार्टेड ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक हाइपरस्पेस है। यह एक खास जगह है और इसमें कई खजाने हो सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। किसी ने एक बार अनचार्टेड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्राप्त की और इसका उपयोग ब्रह्मांड चरण तक आगे बढ़ने के लिए किया। वह एक साधारण ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की तुलना में 10 या उससे अधिक गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके बाद वह आसानी से शाश्वत चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वान टेंग दंग रह गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये वह शक्ति नहीं है जो ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा को उस चरण तक पहुंचने के बाद मिलती है? आप गलत हैं। एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा मूल के नियम की शक्ति को समझता है। यह एक ज्ञानोदय है, जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक उदाहरण है। यह अलग है। क्या ऐसा है? वान टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो अनचार्टेड सबसे कीमती इनाम है। अगर आप इसे पा सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। दुर्भाग्य से शीर्ष 10 में पहुंचना बहुत मुश्किल है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। बिना कोशिश किए तुम्हें कैसे पता चलेगा? वान टेंग मुस्कुराया। कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि वह ये नहीं कर सकता। आप इसे आजमा सकते हैं। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। वान टेंग भी मुस्कुराया। वह पहले से ही सोच रहा था कि लीग ऑफ टैलेंट्स से कैसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। लीग ऑफ टैलेंट्स आधे साल में शुरू हो जाएगी। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राउंड बॉल अपनी बात खत्म करते ही गायब हो गई। आधा साल। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं बुरी तरह हार गया तो ये शर्मनाक होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग को उस समय बहुत जल्दी महसूस हुई जब उसे याद आया कि राउंड बॉल ने भाग लेने वाली प्रतिभाओं का वर्णन कैसे किया था। अधिक क्षमता का मतलब था अधिक विशेषता वाले बुलबुले। अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तो वह बुलबुले नहीं पा सकता था। इसके बजाय उसे कुचल दिया जाता। जब वान टेंग को ये समाचार मिला तो महान कियान साम्राज्य के सभी दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी यह समाचार मिला। पूरा साम्राज्य उत्साहित था। 3000 वर्ष में एक बार होने वाली प्रतिभाओं की लीग वापस आ गई है। ये निश्चित रूप से महान कियान साम्राज्य के लिए एक भव्य अवसर था। असंख्य प्रतिभाएं एकत्रित होने लगी थीं और इस अवसर की भव्यता अब तक देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर थी। पुरस्कार भी आकर्षक थे। मौद्रिक पुरस्कारों के बड़े पूल के अलावा सभी प्रकार के हथियार और युद्ध कवच थे जो सभी को पसंद थे। अनचार्टेड में प्रवेश करने का अधिकार तो बहुत दूर की बात थी। कई लोगों ने महान कियान साम्राज्य में एक ग्रह की ओर देखा। यही वह स्थान था जहां प्रतिभाओं की लीग आयोजित की जाएगी, बैटल प्लैनेट। यह एक विशाल, खतरनाक और डरावना ग्रह था। पूरे ब्रह्मांड से लोगों को संदेश मिला। कुछ लोग प्राथमिक ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहे थे, कुछ युद्ध के मैदान में अंधेरे भूतों से लड़ रहे थे, कुछ एक छोटी सी दुनिया में थे, जबकि कुछ ब्रह्मांड में अकेले यात्रा कर रहे थे, अपने पैरों से ब्रह्मांड को माप रहे थे। लीग ऑफ टैलेंट्स के बारे में सूचना मिलने के बाद वान टेंग ने अपनी क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों को देखा। उसकी जहर, बर्फ और प्रकाश शक्तियां ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंची थीं। वह उनसे शुरुआत कर सकता था। एक क्षण सोचने के बाद उसने बर्था से ओलांड फेडरेशन से प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा किंग लुन को लाने के लिए कहा। ओलांड संघ के 3 स्वर्ग के स्वामी मारे गए, लेकिन क्लोएड, मनका, किंग लुन और अन्य ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा, साथ ही ग्रह चरण के मार्शल योद्धा जैसे आर्गस और लॉगन्स अभी भी जीवित थे। उन्होंने उनमें एक बायोचिप लगाई ताकि उन्हें इस बात की चिंता न रहे कि वे कोई परेशानी खड़ी करेंगे। उन्होंने उन्हें शारीरिक श्रम के रूप में रखने का फैसला किया। उसने जो गुलाम खरीदे थे उनमें से बहुत से मर चुके थे। ओलांड संघ के ये योद्धा खाली जगहों को भर सकते थे। जल्द ही बर्था किंग लुन को साधना कक्ष में ले आए और झुककर प्रणाम किया। मास्टर, वह यहाँ है। ठीक है, वह रुक सकती है। आप पहले जा सकते हैं। वान टेंग ने सिर हिलाया। बर्था तुरंत वहां से चली गई। जाने से पहले उसने इस खूबसूरत महिला को देखा जो करीब 30 साल की लग रही थी।
उसकी नजरें अस्पष्ट थीं। क्या मास्टर को कुछ अजीब शौक है? किंग लुन घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग उसे क्यों ढूंढ रहा था। जब तक उसके दिल में एक बुरी भावना घर कर गई। अगर ऐसा नहीं था तो वांग टेंग ने उसे ही क्यों ढूंढा, किसी और को क्यों नहीं? इसके अलावा उसने उससे अकेले आने के लिए कहा। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतनी ही ज्यादा उसे चिंता होने लगती। कोई रास्ता नहीं, वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। वांग टेन को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था। वह उठकर चला गया। एट नोबल बनेट एट, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? उसने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। किंग लुन ने एक कदम पीछे लिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। ओलान फेडरेशन में उच्च पद पर आसीन एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के रूप में उसे कई वर्षों से ऐसी भावनाएं नहीं हुई थीं। वांग टेंग, उसे लगा कि इस औरत में कुछ अजीब बात है। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई विकृत व्यक्ति हो। जल्दबाजी में काम मत करो। मैंने पहले भी बच्चे को जन्म दिया है। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। किंग लुन ने सोचा कि वह दुखी है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर उसे मना कर दिया। वांग टेंग एड्स बाय पब फ्यूचर, उपयुक्त न होने की बात तो छोड़िए। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह महिला क्या सोच रही थी और उसने मन ही मन कोसा। उसकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत थी। वह इतनी दूर तक कैसे सोच पाती थी? वांग टेंग को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह गंभीर था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे गलत समझा। क्या दूसरे लोगों की नजर में उसकी यही छवि थी? वास्तव में मैं कुछ हजार साल पुरानी हूं, किंग लुन ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि वांग टेंग उस पर विश्वास नहीं करेगा। वांग टेंग का चेहरा और भी गहरा हो गया। अंत में उसने भी साथ खेलने का फैसला किया और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे पके हुए पुराने वाले पसंद हैं। वह आगे बढ़ा और किंग लुन की थोड़ी पकड़ ली, उसे लालच और दुष्टता से देखने लगा। ईमानदारी से कहूं तो भले ही वह कुछ हजार साल पुरानी थी, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी खूबसूरती बरकरार रही और उसमें उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिखे। कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र की परवाह नहीं करता, उसके साथ कुछ कर सकता है। किंग लुन को झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, आप मुझे अपना प्रकाश तत्व शास्त्र दे सकते हैं, वांग टेंग ने अपनी पकड़ ढीली की और शांति से कहा। हम। किंग लुन ने अपनी आंखें खोली और उसे ध्यानहीनता से घूरने लगी। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, किंग लुन ने उसकी दृढ़ निगाह देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह चाहती थी कि वह शर्मिंदगी से खुद को दफना सके। वह जानती थी कि वह विरोध नहीं कर सकती। हालांकि प्रकाश शास्त्र उसकी जाति की नींव थी, लेकिन अब वह वांग टेंग के हाथों में थी, जिसका उस पर पूरा नियंत्रण था। उसके पास उसे देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने प्रकाश शास्त्र को वांग टेंग तक पहुंचाने के लिए एक आत्मिक कौशल का प्रयोग किया। वांग टेंग ने अपने दिमाग में आए शास्त्र को फिर से पढ़ा। उसने पलकें झपकाई और तिरस्कार में हाथ हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ज्यादा मत सोचो, मुझे इतनी प्यास नहीं है। किंग लुन, ओ। उसका चेहरा पूरी तरह सिकुड़ गया था। फिर उसे थोड़ा गुस्सा आया। बेटा, ये तिरस्कार भरी नजर क्यों है? वह वांग टेंग के साथ मई दिसंबर वाला रोमांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया। खैर, वह अभी भी सुंदर थी। ये बहुत क्रोधित करने वाला था। रुको, पहले बैठो, वांग टेंग ने अचानक कहा। अब तुम क्या चाहते हो? किंग लुन ने फिर एक कदम पीछे हटकर पूछा। क्या वह पहले भी झूठ बोल रहा था? क्या वह अब भी झूठ बोलना चाहता था? खेती करो। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे इस महिला से बात करना थका देने वाला लगा। महिलाएं खेती में बाधा थीं। खेती। किंग लुन दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उससे यहाँ खेती करने के लिए कहेगा। इंतजार। उसे उस पर भरोसा नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई बात नहीं, जब तक उसके मन में उसके प्रति कोई अन्य विचार नहीं था तब तक सब कुछ ठीक था। वह चुप रही और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने प्रकाश शास्त्र का उपयोग करके साधना शुरू कर दी। वांग टेंग चुपचाप उसे बगल से देखता रहा। उसने उसे रुकने के लिए नहीं कहा, इसलिए वह सामान्य रूप से साधना जारी रखती रही।
वह तब तक खेती करती रही। टकराना। शांत साधना कक्ष में एक धीमी सी आवाज गूंजी। किंग लुन को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। बेहोश होने से पहले उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारना चाहता था। वान टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे तरोताजा महसूस हुआ। उसने बिजली का थप्पड़ ऐसे रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इकट्ठा करना। प्रकाश शास्त्र तारांकन 500। प्रकाश शास्त्र तारांकन 300। दिव्य क्षेत्र आत्मा 800। 800 अंक। खैर, ये ठीक है, वान टेंग ने विशेषताओं वाले पैनल को देखते हुए कहा। प्रकाश शास्त्र 300/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। वान टेंग उसे मारना नहीं चाहता था। उसने ऐसा विशेषता बुलबुले के लिए किया। यद्यपि उसने कई विशेषताओं को नहीं छोड़ा, लेकिन इससे उसे पारंगत अवस्था तक पहुंचने में मदद मिली, जिससे उसका बहुमूल्य समय बच गया। वह ईमानदार था। महिलाओं को मारना अच्छी बात नहीं थी। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि महिलाओं की रक्षा कैसे करनी है। कुछ देर बाद किंग लुन ने अपनी आंखें खोली। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? मैं बेहोश क्यों हो गई? उसने उलझन में एक साथ 3 सवाल पूछे। तुम जाग रहे हो? बगल से एक शांत आवाज आई। किंग लुन ने अपना सिर घुमाया और आंखें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि इस कमीने ने उसे बेहोश कर दिया था। खैर, उसने उसे गलत समझा था, लेकिन वह उसके जैसी कमजोर महिला पर कैसे वार कर सकता था? संकीर्ण सोच। किंग लुन को बहुत दुख हुआ। आप अब जा सकते हैं, वान टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उदासीनता से कहा। किंग लुन ने गहरी सांस ली। ये स्वर था। ये स्वर क्रोधित करने वाला था। इस युवक को अविवाहित रहना ही था। क्यों? क्या तुम जाने को तैयार नहीं हो? मुझे तुम्हारे साथ जीवन और महत्वाकांक्षा के बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। वान टेंग ने अपनी भौहें उठाई और आंखें खोलकर उसे चिढ़ाया। अलविदा। किंग लुन भाग गया। अरे बेवकूफ! वान टेंग ने घृणा से मुंह बनाया। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप इतनी बूढ़ी औरत को भी चिढ़ाते हैं, राउंड बॉल ने धीरे से कहा। वान टेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, चले जाओ। कांव कांव कांव। कमरे का दरवाजा बंद था और कोई भी उसे फिर से टोकने नहीं आया। वान टेंग जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसके मन में प्रकाश शास्त्र प्रकट हुआ और उसने साधना शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विष और बर्फ शक्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सेंट स्टार पैगोडा में इन दोनों शक्तियों के लिए आकाशीय स्तर के शास्त्र पाए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि एक अकादमी के रूप में सेंट स्टार पैगोडा में हर तत्व के लिए शास्त्रों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। यहां तक कि इसमें जहर और बर्फ बलों के लिए भी कुछ शास्त्र थे। अभ्यास करते समय वान टेंग ने विशेषता अंक के लिए तारा जानवरों को मारने के लिए आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 दिन से अधिक समय बाद फ्लेमिंग नदी अंततः सौरमंडल में प्रवेश कर गई और पृथ्वी की ओर बढ़ गई। वान टेंग ने अपना बंद दरवाजे का ध्यान समाप्त किया। इन कुछ दिनों में उसमें बहुत सुधार हुआ था। उसकी प्रकाश, विष और बर्फ की शक्तियां सभी ग्रहीय अवस्था तक पहुंच गई थीं। तारामंडल प्रकाश बल 8000/20000 दूसरा स्तर। तारामंडल विष बल 3500/30000 तीसरा स्तर। तारामंडल बर्फ बल 5800/30000 तीसरा स्तर। उनका नक्षत्र प्रकाश बल ग्रहीय चरण के 7वें स्तर पर पहुंच गया, जबकि उनका विष और बर्फ बल तीसरे स्तर पर पहुंच गया। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश तत्व वाले स्टार बीस्ट को ढूंढना मुश्किल था, इसलिए उसे कई विशेषता बुलबुले नहीं मिले। यही कारण था कि यह अंतिम स्थान पर था। इस प्रकार वान टेंग की सभी सेनाएं ग्रहीय स्तर तक आगे बढ़ चुकी थीं। यह अविश्वसनीय था। अन्य लोगों के लिए एक भी सफलता प्राप्त करना कठिन होता, लेकिन उसकी सभी 11 शक्तियां ग्रहीय अवस्था और उससे ऊपर थीं। ये भयावह था। अपनी सेना बनाने के अलावा वान टेंग ने डोमेन का अध्ययन करने में भी समय बिताया। अपने विचार और परीक्षणों की एक श्रृंखला की मदद से उन्होंने अंततः दिव्य ज्वालाओं और पाताल जल को उनके संबंधित क्षेत्रों में मिला दिया। नेदरवर्ल्ड के जल की मदद से उसकी जल शक्ति की शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई। एक बार जब वह इसका इस्तेमाल करता तो उसके दुश्मन बुरी तरह चिढ़ जाते। उन्होंने अपनी अग्नि शक्ति में दिव्य ज्वालाएं भी भर दी, जिससे वह और अधिक गर्म हो गई। इसके अलावा अन्य परिवर्तन भी हुए, जिससे उनका अग्नि क्षेत्र और अधिक शक्तिशाली हो गया।
ध्यान रहे, एक बार दाग लग जाने पर दिव्य ज्योति या पाताल लोक के जल से छुटकारा पाना मुश्किल था। जान का भी खतरा था। यह उनके दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना था। पहले तो वान टेंग भी अलग अलग डोमेन को एक साथ मिलाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह थोड़ा मुश्किल लगा। अपने मौजूदा ज्ञान और डोमेन की समझ के आधार पर ऐसा करना अभी भी मुश्किल था। उन्हें अभी के लिए हार माननी पड़ी। हालांकि वह पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका था, उसे बस धक्का देकर दरवाजा खोलना था। एक बार वह दरवाजा खुल गया तो ये सिर्फ 2 डोमेन का विलय नहीं होगा, ये सभी डोमेन का एक साथ विलय होगा। वान टेंग इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो गया। वान टेंग, हम उतर रहे हैं। राउंड बॉल की आवाज वान टेंग के दिमाग में आई। ठीक है, मैं बाहर आता हूं, वान टेंग ने जवाब दिया और साधना कक्ष से बाहर चला गया। पृथ्वी पर ओलान संघ के अंत की खबर पृथ्वी पर उस समय फैल गई जब वान टेंग अपनी वापसी यात्रा पर था। यहां तक कि सबूत के तौर पर तस्वीरें भी मौजूद थीं। यह उत्साहवर्धक था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका शहर नष्ट हो गया था। वे खुशी में रोए और हंसे, अपना गुस्सा और नफरत जाहिर की। तभी एक और खबर फैली। क्या वान टेंग मिल्की वे का मालिक बन गया? ये कैसे संभव है? ये पूरी आकाशगंगा है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें पृथ्वी जैसे कई जीवन ग्रह हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के पास भी आकाशगंगा नहीं हो सकती। वान टेंग को ये कैसे मिला? पृथ्वीवासियों के लिए यह अविश्वसनीय था। जब राष्ट्र प्रमुख वापस आए तो विभिन्न देशों के सभी नागरिकों को ये खबर मिली। पूरे ग्रह पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। साथ ही देशों ने ये निर्णय लिया कि उन्हें वान टेंग के पदचिन्हों पर बारीकी से चलना चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र प्रमुखों ने वान टेंग के साथ ओलान फेडरेशन का दौरा करने के बाद अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। वे जानते थे कि शक्तिशाली ब्रह्मांड गुटों के सामने वे कितने छोटे थे। अगर उन्हें ब्रह्मांड में अपना स्थान पाना था तो उन्हें उसका बारीकी से अनुसरण करना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विभिन्न राष्ट्र इस तथ्य से घृणा करते थे कि वान टेंग उनका नागरिक नहीं था। यही कारण था कि चीजें इतनी परेशानी भरी थीं। वे चाहते थे कि वे कुछ न करें और लाभ कमाएं। इस समय देश जिया के प्रति उनकी ईर्ष्या को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। हा, वान टेंग मिल्की वे का मालिक बनने में कामयाब हो गया। वह हमें और देश जिया को गौरवान्वित कर रहा है। बहुत बढ़िया, वान टेंग जिया देश से हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जल्दी से कुछ उपहार तैयार करो, मैं वान परिवार से मिलना चाहता हूँ। ये सही है, चलो वान परिवार के पास चलते हैं। हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। ये हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका है। देश जिया के लोग पागल हो गए। हर किसी को गर्व महसूस हुआ। वान परिवार के करीबी कुछ परिवार उत्साहित हो गए। उन्होंने बढ़िया उपहार तैयार किए और उनसे मिलने गए। अगर वे इस बेहतरीन अवसर से चूक गए तो उन पर बिजली गिर जाएगी। पृथ्वी अब शांत नहीं रही। बहुत से लोगों को अपनी सुरक्षा की भावना में भारी वृद्धि महसूस हुई। ये सही था, सुरक्षा की भावना। अतीत में जब ओलान फेडरेशन ने उन पर आक्रमण किया था तब सभी को एहसास हुआ कि पृथ्वी कितनी नाजुक और कमजोर है। ओलान फेडरेशन को भगाने के बाद भी वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि ब्रह्मांड में अन्य गुट भविष्य में उन पर आक्रमण करेंगे। ब्रह्मांड के लिए पृथ्वी ईमानदारी से कमजोर थी। पृथ्वीवासी वध किए जाने के लिए इंतजार कर रहे मेमनों की तरह थे। लेकिन वे आखिरकार यह जानकर निश्चिंत हो गए कि वान टेंग मिल्की वे का मालिक बन गया है। पूरी आकाशगंगा को अपनी ढाल बनाकर रखने से पृथ्वी निश्चित रूप से कई गुना अधिक सुरक्षित थी। अगर ब्रह्मांड के वे गुट फिर से उन पर हमला करना चाहते तो उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। एक और चला गया। वांग शेंगुओ ने राहत की सांस ली जब वह अंदर आया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने विभिन्न परिवारों के कई बुजुर्गों का स्वागत किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे सभी वान परिवार से मिलने आए थे, इस उम्मीद में कि चाहे वे करीबी हो या नहीं, उनसे रिश्ता बना सकेंगे। वान परिवार ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया जिन्हें वे अस्वीकार कर सकते थे। उन्होंने केवल उन लोगों का स्वागत किया जिन्हें वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर भी ये थोड़ा कठिन था। दादाजी वांग शेंगुओ और अन्य लोगों ने बारी बारी से मेहमानों का स्वागत किया। यह एक अंतहीन धारा की तरह था। पिताजी, यह आपके लिए कठिन होगा। वान टेंग मुस्कुराते हुए पिछवाड़े से बाहर निकला। तुमने यह मामला हम पर फेंक दिया और छिप गए।
हमें इन सभी परेशानियों को सुलझाना होगा, वांग शेंगुओ ने गुस्से से जवाब दिया। एट नोबल बनेट एट। यह अच्छा नहीं था कि मेरा बेटा इतना प्रतिभाशाली था। वह थका हुआ था। मुझे खेती करनी है। वांग टेन को एक बहाना मिल गया और वह हंस पड़ा। वांग शेंगुओ ने चिढ़कर उसकी ओर इशारा किया। आप गर्व महसूस करना जारी रख सकते हैं। आप अभी काफी खुश और प्रसन्न दिख रहे थे। ली जिमेई ने पानी का एक कप लिया और वांग शेंगुओ को अपनी आंखों से देखा, जिससे उसकी पोल खुल गई। वांग टेन के पिता के रूप में उन्हें निश्चित रूप से गर्व और खुशी थी कि वांग टेन के पास पूरी दुनिया को अपनी चापलूसी करने की क्षमता थी। वह बस दिखावा कर रहा था। वांग शेंगुओ ने अजीब तरह से खांसते हुए शर्मिंदगी से कहा, आपको हमारे बच्चे के सामने मुझे कुछ सम्मान देना चाहिए। हा हा हा। वांग टेन जोर से हंस पड़ा। हर किसी को कोई न कोई डर जरूर होता था। वांग शेंगुओ हमेशा ली जिमेई के सामने असहाय रहता था। बाहरी दुनिया में शोर था, लेकिन वांग टेन ने अपने परिवार के साथ घर पर बिताए शांत समय का आनंद लिया और पुनर्मिलन की खुशी का आनंद लिया। वांग टेन और लिन चुहान की सगाई को भी एजेंडे में रखा गया। दोनों पक्षों के अभिभावकों ने कई बार इस बात का जिक्र किया था और अंततः वे इसे अमल में ला रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन और लिन चुहान ने सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। इतनी दूर चलने के बाद सगाई का समय आ गया था। इसे और अधिक खींचना अनुचित होगा। वांग परिवार ने लिन परिवार के साथ इस पर चर्चा की और 3 दिन बाद भोज आयोजित करने का निर्णय लिया। दादाजी वांग को कोई अच्छी डेट मिल गई थी। 3 दिन बाद एक अच्छा दिन था। ये सगाई के लिए उपयुक्त था। उन परिवारों को निमंत्रण भेजा गया जिनके वांग परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, साथ ही कुछ विशेष व्यक्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया। दरअसल वांग टेन की मौजूदा स्थिति के अनुसार वह पृथ्वी पर अन्य लोगों की तुलना में पहले से ही कई गुना अधिक ऊंचा था। हालांकि मार्शल आर्ट के नेता जैसे लोग उसके बड़े थे और उनके रिश्ते अच्छे थे, इसलिए उसे उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। रात को वांग परिवार ने अपने घर को लाल रंग से खूबसूरती से सजाया। सब कुछ खुशनुमा और उल्लासपूर्ण लग रहा था। उनके घर के बाहर महंगी कारें खड़ी थीं। मेहमान उतरकर हाथों में उपहार लेकर घर की ओर चल पड़े। लॉबी विशाल और उज्ज्वल रोशनी वाली थी। नौकर चाकर मेहमानों की सेवा में आगे पीछे घूमते रहे। स्वादिष्ट भोजन और शराब वैंग टेन द्वारा ब्रह्मांड से लाई गई खास चीजें थीं। पूरा अनुभव शानदार था। वहां उपस्थित सभी अतिथि आश्चर्यचकित रह गए। ये तो शानदार है। झोउ परिवार भी मौजूद था। दादा झोउ ने जब सजावट देखी तो वे अचंभित रह गए। झोउ बैयुन उनके पास खड़ा था, निराश महसूस कर रहा था। अंत में वह हार गई। वह लिन चुहान से हार गई। वांग टेंग ने तो उस पर विचार भी नहीं किया। झोउ बैयुन को अचानक पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि वांग टेन कितना असाधारण है और उसने पहले कदम उठाया होता, तो वह इतनी बुरी तरह नहीं हारी होती। उसे विश्वास था कि वह अपने आकर्षण से वांग टेन को मंत्रमुग्ध कर सकेगी। आखिरकार उस समय वांग टेन एक सामान्य व्यक्ति ही था और झोउ परिवार वांग परिवार से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर उसने अपना सिर नीचे कर लिया होता तो वह वांग टेन का दिल जीत सकती थी। दुर्भाग्य से सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। एक गलती और वह पूरा खेल हार गई। उसके पास अब कोई मौका नहीं था। छोटे जून, तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम भविष्य में झोउ परिवार के मुखिया होगे, दादाजी झोउ ने याद दिलाया। हाँ, झोउ बैयुन को झटका लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखों में अनिच्छा छिपाई और अपने दादाजी के पीछे लॉबी में चली गई। लॉबी में और भी ज्यादा मेहमान आ गए। जगह में चहल पहल बढ़ने लगी। वांग टेन के बचपन के दोस्त अपने पिता के साथ लॉबी में दाखिल हुए। फादर जू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे जैसे बुरे लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे, जू जी ने चिढ़ाते हुए कहा। उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और अब वह पहले जैसा लापरवाह और बेकार नहीं रहा। नतीजतन परिवार में उसकी स्थिति सुधर गई। उसे अब अपने पिता से डर नहीं लगता था और वह कभी कभी उन्हें चिढ़ाता भी था। युवा बदमाश, फादर जू ने उसे लात मारते हुए डांटा। बाई वेई और यू हाओ एक तरफ हंसे। तीनों युवा अपने अपने दोस्तों की मंडली की तलाश में चले गए। तुम थोड़ी विचलित क्यों लग रही हो? जू जी ने बाई वेई की असामान्यता को देखा और पूछा। कुछ नहीं, बाई वेई ने अपने बालों को ठीक किया और अपना सिर हिलाया। सच में, मैं एक नजर में ही बता सकता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है।
जू जी ने अपनी आंखें घुमाई और अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए फुसफुसाया, क्या तुम्हें भाई वान टेन पसंद है? बिल्कुल नहीं। बाई वेई शर्मा गई और हड़बड़ाहट में अपना सिर हिला दिया। आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। हमें इसके बारे में बहुत पहले से पता था, जू जी ने कहा। ये सही है। यू हाओ ने सिर हिलाया। उसके मन में बाई वेई के लिए कुछ भावनाएं थीं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह वान टेन को पसंद करती है, तो उसने उन्हें दबा दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाई वेई ने भी इनकार करना बंद कर दिया। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया। आप बहुत हिचकिचा रहे हैं। अगर आप कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो भाई वान टेन को कैसे पता चलेगा? जू जी ने निराशा व्यक्त की। बाई वेई ने आह भरी। उसे पता था कि उसने कई अवसर गंवा दिए हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है। मैंने सुना है कि ब्रह्मांड में मार्शल योद्धाओं की आयु लंबी होती है। उनकी आमतौर पर कई पत्नियां होती हैं। हो सकता है कि आपको मौका मिले। जू जी ने हंसते हुए बाई वेई को आंख मारी। आह! बाई वेई हैरान रह गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। यह आप पर निर्भर है, जू जी ने हंसते हुए कहा। वह चीजों को और अधिक जटिल बनाने के बारे में चिंतित नहीं था। अरे, तुम सब यहाँ हो। उनके पास से एक आवाज सुनाई दी। बेली किनफेंग, लू शू और कुछ अन्य लोग वहां आए। वे हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी में वान टेन के सहपाठी थे। वे सभी युवा थे और वान टेन के विषय के साथ वे धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। बूढ़े लू, आप लोग कब आए? जू जी आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए पूछा। हम अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, लू शू ने जवाब दिया। हम अभी भी सिंगल हैं, लेकिन वान टेन पहले से ही सगाई कर रहा है। यह अप्रत्याशित है। बेली किनफेंग ने अपना सिर हिलाया। वह चुपचाप सिंगल्स क्लब छोड़कर चला गया। बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है, हो पिंगलियांग ने दांत दिखाते हुए कहा। अरे, मेरी भी सगाई हो रही है, सोंग शुहांग ने अचानक कहा। सब लोग? क्या सच में? हो पिंगलियांग सबसे पहले चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। हम एक साथ अकेले रहने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन पहले तुम जा रही हो, बेली किनफेंग ने कड़वाहट से कहा। और अधिक मेहनत करो। सोंग शुहांग ने हो पिंगलियांग का कंधा थपथपाकर उसे प्रोत्साहित किया। चले जाओ। हो पिंगलियांग ने अपना हाथ थपथपाया और गुस्से से आंखें घुमाई। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी एक बहन है। लू शू ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है, बहनचोद? सबने उसे घृणा से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाई वेई और जूजी ने जब उन्हें मस्ती करते देखा तो वे अपना सिर हिलाकर हंसने लगे। आप सब किस अवस्था में हैं? जू जी ने उत्सुकता से पूछा। हम लगभग एक जैसे 9 सितारा सैनिक स्तर के हैं, बेली किनफेंग ने दूसरों की ओर देखा और कहा। 9 स्टार सैनिक स्तर? आप काफी तेज हैं। मैं केवल 7 स्टार स्तर पर हूँ, जू जी ने कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रतिभाशाली हूँ। सोंग शुहांग ने कंधे उचका दिए। फक, जू जी ने अनायासी शाप दे दिया जब उसने सोंग शुहांग के चिड़चिड़े भाव को देखा। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेहमान आने लगे। अचानक सामने से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं। देखो, मार्शल आर्ट का नेता यहाँ है। 3 महान सेनापति भी। जिक्सिन मार्शल हाउस से प्रिंसिपल, ये जिक्सिन यहाँ है। अरे, वे दोनों मशहूर व्यवसायी हैं जिनका उपनाम मा है ना? वे साथ आए। क्या दुर्लभ दृश्य है। एट नोबल बनेट एट। देश जिया के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। इससे भीड़ में हलचल मच गई। समय बदल गया था, लेकिन ये पात्र अभी भी ग्रह पर प्रभावशाली व्यक्ति थे। आम परिवार उन्हें सामान्य रूप से नहीं देख पाते थे, लेकिन वे दोनों वांग परिवार की सगाई की दावत में एक साथ दिखाई दिए। वांग परिवार वाकई बहुत शक्तिशाली था। नहीं, वांग टेन ही शक्तिशाली था। इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आने के बाद वे एक साथ एकत्र हुए और एक दूसरे से बातचीत की। माहौल सौहार्दपूर्ण था। दूसरे परिवारों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे दूर से ही उन्हें देखते रहे और उन पर ध्यान देते रहे। इन महत्वपूर्ण हस्तियों के आगमन ने उन्हें भोज का मुख्य आकर्षण बना दिया। उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज भोज में आने के लिए धन्यवाद। आपको पाकर वांग परिवार गौरवान्वित है। दादाजी वांग उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये बताना आसान था कि वे कितने खुश थे। वांग टेन की सगाई की पार्टी बहुत ही खुशी का मौका है। हमें वहां मौजूद रहना चाहिए, मार्शल आर्ट के नेता ने हंसते हुए कहा।
वान टेंग पलक झपकते ही सगाई करने जा रहा है। कमांडर होंग भावुक हो गया। तीनों महान कमांडरों में से वान टेंग के साथ उसका सबसे मजबूत रिश्ता था। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। आपकी मदद के बिना वांग टेंग आज वह नहीं होता जो वह है। दादाजी वांग ने उन्हें ईमानदारी से धन्यवाद दिया। ऐसा मत कहो, हमने उसकी ज्यादा मदद नहीं की। उसने सब कुछ खुद ही हासिल किया। कमांडर होंग ने हाथ हिलाया। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। जल्द ही वह समय आ गया। लॉबी में रोशनी कम हो गई और सामने प्लेटफॉर्म पर रोशनी की किरण चमक उठी। एक युवक और एक युवती बाहर निकले। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे। युवक ने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वह असाधारण रूप से सुंदर था। वह लंबा और सीधा खड़ा था, जिससे एक असाधारण आभा पैदा हो रही थी। महिला ने एक लंबा लाल गाउन पहना था जिसमें उसका दुबला शरीर दिख रहा था। वह सुंदर और आकर्षक थी। आज रात वह यहाँ सबसे सुंदर थी। बाहर आते ही इस जोड़े ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं सका। हमारी सगाई में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वांग टेंग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। मैं वास्तव में इतने सारे लोगों को अपना गवाह बनाने से थोड़ा घबरा रहा हूँ। भीड़ शिष्टाचारवश हंसने लगी। हंसी शांत होने के बाद वांग टेंग ने फिर से अपना मुंह खोला। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि जिस महिला से मैं बहुत प्यार करता हूं वह मेरी मंगेतर बनने जा रही है। उसने अपने बगल में बैठी लड़की को प्यार और परवाह से देखा। उसकी आवाज कभी इतनी कोमल नहीं थी। उसके हाथ में एक अंगूठी दिखाई दी। वह अंगूठी कौन सी थी? उस पर एक सितारा सा चमकता हुआ क्रिस्टल उकेरा गया था। उससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। ये ब्रह्मांड में सबसे लंबे समय तक टिकने वाला क्रिस्टल था। ये हीरे से कई गुना ज्यादा कीमती था। हर कोई क्रिस्टल को घूर रहा था, खासकर महिलाएं। वे ईर्ष्या में दिव्य क्रिस्टल को घूर रही थीं। बाई वेई और झोउ बाई उनकी इच्छा थी कि काश वे ही यह अंगूठी पहनते। एक कोने में एक और व्यक्ति इस दृश्य को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। आखिरकार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। वांग टेंग ने धीरे से अंगूठी लिन चुहान की उंगली में डाल दी। लिन चुहान ने जब उसकी फुसफुसाहट सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उस युवक को अचंभित होकर देखने लगी। अब उसकी आंखों में कोई और नहीं आ सकता था। वांग टेंग की सगाई की दावत कुलीन परिवारों के बीच चर्चा का विषय बन गई, विशेष रूप से सगाई की अंगूठी जिसमें अनंत क्रिस्टल लगा हुआ था। वह शाश्वत क्रिस्टल अत्यंत सुंदर था। पृथ्वी पर किसी भी क्रिस्टल या रत्न की तुलना इससे नहीं की जा सकती। महिलाएं उस अनंत क्रिस्टल को देखने के बाद उसे भूल नहीं पाईं। कई लोगों ने क्रिस्टल को खोजने के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। जल्द ही वांग परिवार से एक खबर सामने आई। कहा गया कि अनंत क्रिस्टल का मूल्य एक जीवन ग्रह के बराबर है। अब किसी ने इसकी तलाश नहीं की। एक संपूर्ण जीवन ग्रह, एक क्रिस्टल की कीमत एक ग्रह के बराबर थी। ये बहुत बड़ी बात थी। किसी ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। केवल मिल्की वे के मालिक वांग टेंग के पास ही इतनी संपत्ति होगी। आश्चर्य और निराशा के एक दौर के बाद महिलाओं ने लिन चुहान से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। वह अब अनंत क्रिस्टल की मालिक थी। वह अवश्य ही दुनिया की सबसे खुश महिला होगी। 3 दिन बाद वांग परिवार। वांग टेंग ने अपने परिवार को अलविदा कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पिताजी, माँ, हम जा रहे हैं। तुम घर पर आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हो। तुम अभी से क्यों जा रहे हो? ली ज्यूमेई ने अपनी लाल आंखों के किनारे से आंसू पोंछे। माँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं मजबूत नहीं बनूंगा तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? वांग टेंग ने ली ज्यूमेई को गले लगाया और खुश दिखने की पूरी कोशिश की। आह, बस चुहान की रक्षा करो। वह तुम्हारे साथ जा रही है। उसे घायल मत होने दो। ली ज्यूमेई ने उसका हाथ थपथपाया और गुस्से से कहा। हाँ हाँ, चिंता मत करो। वह मेरी पत्नी है। मैं उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वांग टेंग ने लिन चुहान की ओर देखा और जल्दी से अपनी मां से वादा किया। लिन चुहान मुस्कुराया, गर्म महसूस कर रहा था। ठीक है, जल्दी से चले जाओ। आंखों में खटकना बंद करो। वांग शेंगुओ ने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। पिताजी, आप बहुत बेरहम हैं। मैं आपका बेटा हूं, वांग टेंग ने बेबसी से कहा। मुझे जल्द ही तुम्हें एक छोटा भाई दे देना चाहिए। तुम बहुत जंगली हो, कोई भी तुम्हें घर पर नहीं ढूंढ सकता, वांग शेंगुओ ने जवाब दिया। इस उम्र में तुम क्या बात कर रहे हो? कितने बेशर्म हो। ली ज्यूमेई शर्मा गई। हा हा हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़ा।
बाकी लोग भी हंसे। दादाजी, मैं जा रहा हूँ। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। सावधान रहो, अपनी और चूहान की सुरक्षा करो, दादाजी वांग ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। भाई, क्या आप अगली बार दो को अपने साथ ला सकते हैं? एक छोटी सी आकृति ने मधुरता से पूछा और वह दौड़कर वांग टेंग के पैरों से लिपट गई। मैं तुम्हें अगली बार साथ ले आऊंगा। वांग टेंग नीचे झुका और छोटी लड़की को उठाकर ले गया। उसने उसकी नाक थपथपाई। घर पर रहो और ठीक से खेती करो। हाँ हाँ, दो ठीक से खेती करेगा। दो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने उसे नीचे उतारा और इधर उधर देखा। जब उसने उनके अनिच्छुक भाव देखे तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने असहाय स्वर में कहा, ऐसा मत करो। मैंने तुम लोगों को आभासी ब्रह्मांड का उपयोग करना सिखाया है ना? हम वहां एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम हर दिन एक बार मिल सकते हैं। आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। वांग शेंगुओ ने हाथ हिलाया। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लिन चूहान के साथ फ्लेमिंग रिवर पर चढ़ने से पहले उसने सभी को करीब से देखा। एट नोबल एट अंतरिक्ष यान ऊपर तैरता हुआ आया और प्रकाश की किरण की तरह क्षितिज में गायब हो गया। उनका गंतव्य ओलांत संघ के 6 मुख्य ग्रहों में से एक सिल्वर ऐश ग्रह था। इस बार वांग टेंग सिल्वर ऐश ग्रह की ओर जा रहा था ताकि एक स्पेस शिफ्ट तैयार किया जा सके जो सीधे यूलान आकाशगंगा से जुड़ा होगा। यूलान आकाशगंगा वह स्थान था जहां महान कियान साम्राज्य था। स्पेस शिफ्ट बनाना इन 2 आकाशगंगाओं को जोड़ने जैसा ही था। अगर भविष्य में धरती के लोग ग्रेट कियान साम्राज्य की ओर जाना चाहते हैं तो वे सिल्वर ऐश ग्रह पर जा सकते हैं। आकाशगंगा में कई ग्रह थे, लेकिन उन्होंने सिल्वर ऐश ग्रह को इसलिए चुना क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे करीब था। अंतरिक्ष यान से यह यात्रा केवल 5 से 6 दिन में पूरी हो जाती। ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान तेज था। 3 दिन पर्याप्त थे। रजत राख ग्रह 6 मुख्य ग्रहों में से एक के रूप में सिल्वर ऐश ग्रह बहुत हलचल भरा था। इसकी तुलना ओलांत ग्रह से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह अभी भी ओलांत संघ के तहत एक शक्तिशाली ग्रह था। वहां कई मार्शल योद्धा थे। ये स्पष्ट था कि यह ग्रह धनवान था, इसलिए यहां जो गवर्नर भेजा गया वह शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। हालांकि ओलांत संघ टूट चुका था और संघ के सभी कुलीन परिवार बिखर चुके थे। कोई नहीं जानता था कि मिल्की वे के गवर्नर सर क्लोएट अभी भी जीवित हैं या नहीं। यहां तक कि यह भी खबर थी कि आकाशगंगा का मालिक बदल गया है। ये चौंकाने वाली बात थी। सिल्वर ऐश ग्रह के गवर्नर को ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ पर चल रहा हो। उसे डर था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा। 3 दिन पहले उसे एक संदेश मिला। मिल्की वे का नया मालिक, वह व्यक्ति जिसने ओलांत फेडरेशन को ध्वस्त कर दिया था, जल्द ही आने वाला है। राज्यपाल और भी अधिक चिंतित और बेचैन हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज वह दिन था। वह सुबह जल्दी उठा और सिल्वर ऐश ग्रह के उच्च अधिकारियों के साथ नए मालिक का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। सिल्वर ऐश ग्रह के आसपास एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसके पीछे ब्रह्मांड का एक बेड़ा था। एक बैठक कक्ष में 10 से अधिक लोग बैठे थे। माहौल तनावपूर्ण था। गवर्नर, हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या अधिपति आ रहे हैं? एक मजबूत मानव योद्धा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये सही है। हमें इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है ना? हमें उनका इंतजार करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में क्यों आना पड़ता है? यह अधिपति कहां से आ गया? ये तो बहुत घमंडी लगता है। एक बार जब कोई आगे बढ़ गया तो बाकी लोग भी उसका अनुसरण करने लगे और एक के बाद एक शिकायत करने लगे। ये लोग अमीर पृष्ठभूमि से थे, इसलिए वे आरामदायक जीवन जीने के आदी थे। उनके मन में इस अधिपति के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, जिससे वे कभी मिले नहीं थे। सिल्वर ऐश ग्रह के गवर्नर ने उनकी ओर देखा और नाक भान सिकोड़ी। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि नए अधिपति ने पूरे ओलांत संघ को नष्ट कर दिया है, तो क्या वे फिर भी ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर हमें 3 या 30 दिन तक भी इंतजार करना पड़े तो हम ऐसा करेंगे। राज्यपाल, अधिपति कहां से हैं? आप उनके साथ इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? एक योद्धा ने पूछा। राज्यपाल ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद अंततः निर्णय लिया कि यदि ये लोग समस्या उत्पन्न करें तो कुछ जानकारी उजागर कर दी जाए। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महासंघ का पतन उन्हीं का काम है। क्या? सभी लोग अचंभित थे। नहीं, आकाशगंगा का नया मालिक वह है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आकाशगंगा उसके हाथों में आ गई। सभी लोग अचंभित थे, उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठ रही थीं। किसी को भी अब शांत होने की हिम्मत नहीं थी। वे गंभीर हो गए और आज्ञाकारी ढंग से इंतजार करने लगे। चूंकि वे इस पद पर पहुंचने में सक्षम थे, इसलिए वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। 2 घंटे और बीत गए और अंत में एक अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड से उड़कर उनके सामने आ गया। यहाँ है। गवर्नर कांप उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रजत राख ग्रह के अन्य उच्च अधिकारी घबराकर खड़े हो गए, मानो वे किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना कर रहे हों। यह एक कुख्यात व्यक्ति था। कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। क्या होगा अगर वह एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था जिसके साथ बातचीत करना मुश्किल था। वह अंतरिक्ष यान, क्या वह ब्रह्मांड स्तर का है? नहीं, ये स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान है न? किसी ने आश्चर्य से कहा। यह तो स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान है। डरावना। हमारे नए अधिपति की पृष्ठभूमि क्या है? उन्हें ये स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान कैसे मिला? उसकी पृष्ठभूमि भयावह होगी क्योंकि वह अकेले ही ओलांत फेडरेशन को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान जो वे सोच सकते थे वह स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान था। जहां तक ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान की बात है तो उन्होंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। अंतरिक्ष यान की शक्ल देखकर यह बताना मुश्किल था। इसकी ताकत का पता तभी चल सकता था जब यह अपनी ताकत दिखाए। ओलांत ग्रह को फ्लेमिंग नदी द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की छवि नहीं फैली। इसे अपमान के रूप में देखा गया और फ्लेमिंग नदी वर्जित हो गई। किसी ने भी इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए ओलांत ग्रह के बाहर के लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। इनकमिंग कॉल। क्या आप कॉल का जवाब देना चाहते हैं? अंतरिक्ष यान में एक रोबोट जैसी आवाज सुनाई दी। इसका उत्तर दो। राज्यपाल ने घबराकर जल्दी से उत्तर दिया। गिटर्स, मैं यहां हूं। स्क्रीन पर वान टेन की आकृति दिखाई दी। जब लोगों ने वान टेन को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह बहुत छोटा था। आकाशगंगा का अधिपति अत्यंत युवा था। मेरे प्यारे अधिपति, रजत राख ग्रह पर आपका स्वागत है। ग्रह का शासक खड़ा हुआ और आदरपूर्वक झुका। वान टेन ने सिर हिलाया। मुझे अपना अंतरिक्ष यान कहां पार्क करना चाहिए? एड्स बाय पब फ्यूचर। आप आकाशगंगा के अधिपति हैं, इसलिए आपको डॉक पर रुकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सिल्वर ऐश ग्रह में प्रवेश कर सकते हैं। रास्ता दिखाओ। वान टेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ। सिल्वर ऐश ग्रह का गवर्नर बहुत सम्मानपूर्ण था। उसने अधीरता का कोई संकेत नहीं दिखाया और अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 2 अंतरिक्ष यान, एक बड़ा और एक छोटा, एक के बाद एक सिल्वर ऐश ग्रह की ओर उड़े। सिल्वर ऐश सिटी। ये सिल्वर ऐश ग्रह का मुख्य शहर था। ये सबसे समृद्ध स्थान भी था। इस समय सिल्वर ऐश सिटी के अनगिनत नागरिकों ने ऊपर देखा और 2 अंतरिक्ष यान तेज गति से उतरते देखे। जल्द ही वे शहर के ऊपर थे। अधिकांश लोगों ने गवर्नर के अंतरिक्ष यान को पहचान लिया, लेकिन उसके पीछे वह विशालकाय अंतरिक्ष यान किसका था? किसी को पता नहीं था। वहां हंगामा मच गया। भीड़ इस अंतरिक्ष यान के मालिक का अनुमान लगाने लगी। ये गवर्नर के अंतरिक्ष यान के मार्गदर्शन में सीधे सिल्वर ऐश ग्रह में प्रवेश कर सकता है, इसलिए व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं होगा। अंतरिक्ष यान के पार्क होने के बाद लोगों का एक समूह उतरा और गवर्नर के आवास में प्रवेश किया। ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा देखा है। सिर्फ एक नहीं, क्लोएड जितने शक्तिशाली कुछ दुर्जय मार्शल योद्धा थे। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा सभी उस युवक का पीछा कर रहे हैं। यहां तक कि राज्यपाल भी उनके साथ सम्मान से पेश आ रहे हैं। हे भगवान, राज्यपाल ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। आखिर वह कौन है? हमारे ग्रह पर कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अटैक नो विल बिन अटैक्ड। गवर्नर के निवास में प्रवेश करने के बाद सिल्वर ऐश ग्रह के उच्च अधिकारी चौंक गए। वान टेन के पीछे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने उन्हें आशंकित कर दिया। उच्च अधिकारी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। ओह, एड्स बाय पब फ्यूचर। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने इस नए अधिपति को नाराज नहीं किया। अगर नहीं तो वे बिना जाने ही मर सकते थे। सर क्लोएड, मुझे नहीं पता था कि आप भी आ रहे हैं। ग्रह के एक अधिकारी ने वान टेन के पीछे क्लोएड को देखा और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। मुझे सर मत कहो, मैं अब गुलाम हूं, क्लोएड ने भावशून्यता से उत्तर दिया। क्या
सर क्लोइड नए अधिपति का गुलाम है। सभी लोग हैरान रह गए। वे वान टेन से डरने लगे और उसका सम्मान करने लगे। उन्होंने अपना सिर जितना हो सके उतना नीचे झुका लिया। जल्द ही वे गवर्नर के निवास के एक हॉल में पहुंच गए। बैठिए, वान टेन बिना किसी झिझक के बैठ गया और शांति से चारों ओर नजर घुमाते हुए बोला, धन्यवाद अधिपति। फिर वे बैठ गए। वान टेन सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सिल्वर ऐश ग्रह पर एक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाना चाहता हूँ। टेलीपोर्टेशन सरणी, हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि नया अधिपति स्पेस शिफ्ट एरे का निर्माण करना चाहेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस टेलीपोर्टेशन सरणी को कहां ले जाना चाहते हैं? गवर्नर गिटर्स ने सावधानीपूर्वक पूछा। यह अच्छी या बुरी बात हो सकती है। अगर यह किसी खतरनाक जगह से जुड़ा होता तो सिल्वर ऐश ग्रह खतरे में पड़ जाता, लेकिन अगर यह किसी समृद्ध ग्रह से जुड़ा होता तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खबर होती। सभी प्रकार के व्यापार और विनिमय सिल्वर ऐश ग्रह के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। गवर्नर गिटर्स समेत सभी उच्च अधिकारी सिल्वर ऐश ग्रह से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, इसलिए जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे कान लगाकर सुन रहे थे। यह महान कियान साम्राज्य की यूलान आकाशगंगा के ग्रहों में से एक से जुड़ा होगा। वान टेंग ने अपना मुंह खोला और कहा, महान कियान साम्राज्य, यूलान गैलेक्सी। गवर्नर गिटर्स ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या ये टेलीपोर्टेशन सरणी महान कियान साम्राज्य से जुड़ने वाली थी? गंभीरता से। वह एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी। उनके बीच का अंतर एक खाई जैसा था। उन्हें इस आकाशगंगा से जुड़ने का क्या अधिकार था? उन्होंने इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिपति, क्या आप गंभीर हैं? गिटर्स हकलाया। हर कोई संदेह और उत्सुकता से देखने लगा। मैं इस बारे में आपके साथ मजाक नहीं करूंगा, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। आह टिल्डा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और यह उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके सिर पर खुशी का वार हो गया हो। अधिपति, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। गिटर्स बेहद उत्साहित था। हाँ अधिपति, यह अविश्वसनीय है। आपने महान कियान साम्राज्य की स्वीकृति कैसे प्राप्त की? उन्होंने हमें ये टेलीपोर्टेशन सरणी बनाने की अनुमति क्यों दी? सुनहरे बालों वाली एक महिला ने अपनी आंखों में चमकती प्रत्याशा के साथ पूछा। किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मेरी स्वीकृति ही पर्याप्त है, वान टेंग ने अजीब भाव से कहा। आपकी स्वीकृति ही काफी है। गिटर्स दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि वान टेंग का क्या मतलब था। वान टेंग ने जवाब दिया, यूलान गैलेक्सी भी मेरा क्षेत्र है। क्या? सिल्वर ऐश ग्रह के उच्च अधिकारी अचंभित रह गए। वे उसे अचंभित भाव से देखने लगे। अगर कोई और सवाल नहीं है तो कृपया जरूरी व्यवस्था करें। टेलीपोर्टेशन बेल्ट बनाने के लिए अपने रून मास्टर्स को इकट्ठा करें, वान टेंग ने उठकर कहा। यदि वह इन लोगों को शांत नहीं करना चाहते थे और उनमें कुछ भय नहीं पैदा करना चाहते थे ताकि भविष्य में पृथ्वी पर रहने वाले लोग आसानी से यहां आ सकें, तो उन्होंने इन लोगों से इतनी बातें नहीं की होती। हाँ, हम तुरंत इसकी व्यवस्था कर देंगे। गिटर्स को होश आया और उसने जल्दी से जवाब दिया। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका असर ग्रह के भविष्य के विकास पर पड़ता, इसलिए उन्होंने इसे लापरवाही से लेने की हिम्मत नहीं की। गवर्नर के निवास से आदेश भेजे गए। सिल्वर ऐश ग्रह के हर रनमास्टर को बुलाया गया। आधे दिन के भीतर ही ये रूनमास्टर वान टेंग के सामने उपस्थित हो गए। ओवरलॉर्ड, वे हमारे ग्रह पर सबसे अच्छे रनमास्टर हैं। क्या वे पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो मैं सहायता मांगने के लिए अन्य ग्रहों पर जा सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, गिटर्स ने सावधानी से कहा। रूनमास्टर्स ने वान टेंग की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह गिटर्स द्वारा प्रशंसित अधिपति होगा। ये काफी है। वान टेंग ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। अधिपति, मुझे सीधे होने के लिए क्षमा करें। हमारे यहाँ कोई रून ग्रैंड मास्टर नहीं है, इसलिए ग्रहों के बीच टेलीपोर्टेशन सरणी बनाना मुश्किल हो सकता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद एक रून मास्टर आगे बढ़ा। गिटर्स का दिल धड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उसने उत्सुकता से वान टेंग की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं एक रून ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं स्पेस शिफ्ट एरे के निर्माण की मेजबानी करूंगा, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। आप एक रून ग्रैंड मास्टर हैं। रून मास्टर्स आश्चर्य और अविश्वास से वान टेंग को देख रहे थे।
वह एक अधिपति और रून ग्रैंड मास्टर था। आखिर यह आदमी कौन था? वान टेंग ने रनमास्टर्स के साथ मिलकर सरनी का निर्माण शुरू किया। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली और 2 दिनों के बाद एक बड़े आकार की टेलीपोर्टेशन सरनी तैयार हो गई। सिल्वर ऐश सिटी के एक हॉल में एक पूर्ण अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरनी दिखाई दी। यहाँ कई हॉल थे जो टेलीपोर्टेशन एरे से सुसज्जित थे, जो लोगों को पास के ग्रहों पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। वे सिल्वर ऐश सिटी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन थे और ग्रहों के बीच आपसी संचार का आधार थे। लेकिन आज ये टेलीपोर्टेशन एरे सिर्फ उपांग थे। सबसे महत्वपूर्ण एरे वह था जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ था। इसने महान कियान साम्राज्य की यूलान आकाशगंगा में टेलीपोर्टेशन को सक्षम किया। गवर्नर गिटर्स ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इसकी सुरक्षा के लिए एक सेना भी भेज दी थी। सरनी पूरी हो जाने के बाद वान टेंग ने सिल्वर ऐश ग्रह को छोड़कर ह्यूमन ग्रह पर जाने की योजना बनाई, जो कि यूलान आकाशगंगा में स्थित एक ग्रह था। ह्यूमन प्लेनेट समृद्ध था और वहां कई तरह की जातियां थीं। कुल मिलाकर माहौल अपेक्षाकृत अच्छा था। यही वजह थी कि वान टेंग ने इसे चुना। इस तरह जब पृथ्वी से लोग ह्यूमन ग्रह पर आएंगे तो वे भीड़ में आसानी से घुल मिल सकेंगे। पृथ्वी के मनुष्यों की शक्ल सूरत ब्रह्मांड की अधिकांश मानव जातियों जैसी ही थी। दूसरों द्वारा खोजे जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वान टेंग की एकमात्र चिंता ये थी कि पाकर परिवार उन्हें निशाना बना लेगा। उन्हें उन पर भी विचार करना था। सर, क्या आप जा रहे हैं? कुछ और दिन रुकिए, हम मेजबान के तौर पर आपको संतुष्ट करेंगे। गवर्नर गिटर्स ने वान टेंग को यहीं रखने की पूरी कोशिश की। गवर्नर गिटर्स, अपना काम अच्छे से करो। जब तक तुम सीमा पार नहीं करोगे, मैं ग्रह के उच्च अधिकारियों को नहीं बदलूंगा। वान टेंग ने गवर्नर के कंधे पर थपथपाया और अजीब भाव से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और एन लेन और अन्य लोगों के साथ फ्लेमिंग नदी पर लौट आया। फिर वे सिल्वर ऐश ग्रह से चले गए। हफ। गवर्नर ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। वान टेंग के सामने वह बहुत दबाव में था। अब जब उसके पास प्रबंधन को खत्म करने की कोई योजना नहीं थी, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। हालांकि जब उसने नए अधिपति द्वारा उसके लिए छोड़े गए शब्दों के बारे में सोचा, तो उसने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अपनी सीमा पार कर गया, तो यह उसके पद से बर्खास्त होने जितना आसान नहीं हो सकता। वह अपनी जान भी गंवा सकता है। क्या तुमने सुना कि अधिपति ने अभी क्या कहा? गिटर्स ने मुड़कर सिल्वर ऐश प्लेनेट के अन्य बड़े लोगों की ओर देखा। चिंता मत करो गवर्नर, हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सभी ने अपनी राय व्यक्त की। यह अच्छी बात है। इस नए अधिपति से निपटना आसान नहीं है। गिटर्स ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। सभी सहमत हो गए। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान में एन लेन वान टेंग के बगल में खड़ी थी और मुस्कुराई। सिल्वर ऐश प्लेनेट का प्रबंधन शायद कुछ भी मजाकिया करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं इन चीजों के बारे में परेशान नहीं हो सकता। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और बर्था से कहा, जो उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी। बर्था, मैं आपसे इन ग्रहों के मामलों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बर्था दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वान टेंग एक आकाशगंगा का प्रबंध अधिकार उसे इतनी आसानी से सौंप देगा। वह खुद को छोटा नहीं कर रही थी, लेकिन वह तो एक गुलाम ही थी। लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण पद पाकर अभिभूत थी। ऐसा लग रहा था कि वान टेंग झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि वह स्वर्ग में पहुंचने पर उसे मुक्त कर देगा। चिंता मत करो, मैं राउंड बॉल को तुम्हारी मदद करने के लिए बुला लूंगा। वान टेंग ने उसे इस तरह देखा तो मुस्कुराया। हाँ, बर्था ने अपने कंधों पर दबाव महसूस किया, लेकिन वह केवल उससे सहमत हो सकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह जानती थी कि राउंड बॉल एक बुद्धिमान जीव है। इसकी मदद से यह बहुत आसान हो जाएगा। ह्यूमन ग्रह। 10 दिन बाद QYE 63 अंतरिक्ष यान ग्रह पर उतरा। एटक नोबलबनेट एट महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को अपने पास रख लिया। महान कियान साम्राज्य ओलांत संघ से अलग था। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा साम्राज्य के भीतर कहीं भी प्रकट हो सकते थे। अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। वान टेंग ने अपना अंतरिक्ष यान ग्रह के डॉक पर पार्क किया और ज्यादा लोगों को परेशान नहीं किया। सिर्फ ह्यूमन ग्रह के उच्च अधिकारियों को ही उसके आने की जानकारी थी। ह्यूमन प्लेनेट, गवर्नर का निवास।
बैरन वांग टेंग, आप एक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी बनाना चाहते हैं। ह्यूमिंग ग्रह के गवर्नर ज्वांग वेइजे को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने वांग टेंग के यहां आने का उद्देश्य जाना। ये व्यक्ति एक मानव मार्शल योद्धा था और ह्यूमिंग ग्रह के सबसे मजबूत परिवार ज्वांग परिवार से था। वह एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा था। वह भले ही वांग टेंग जितना ऊंचा दर्जा नहीं रखता था, लेकिन उसकी ताकत और पृष्ठभूमि उससे कम नहीं थी। यही कारण था कि वांग टेंग उसके प्रति अधिक विनम्र था। महान कियान साम्राज्य और ओलान संघ के बीच यही अंतर था। महान कियान साम्राज्य में किसी स्वर्गीय मार्शल योद्धा का किसी समृद्ध ग्रह के उच्च अधिकारियों का हिस्सा बनना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन ओलान फेडरेशन में एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा एक आकाशगंगा का संरक्षक हो सकता है। ये सही है, स्थान का चयन कर लिया गया है। जब अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो जाएगी तो मार्शल योद्धा होंगे जिन्हें यहां टेलीपोर्ट किया जाएगा। मुझे उनकी देखभाल करने के लिए आपको परेशान करना होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बैरन वांग टेंग, आप बहुत विनम्र हैं। अगर मैं पूछ सकता हूं तो ये मार्शल योद्धा कौन है? ज्वांग वेज ने अपना सिर हिलाया और पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे मेरे ग्रह से मार्शल योद्धा हैं। वे ब्रह्मांड में पहले प्रवेश करना चाहते हैं और मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने की योजना बना रहा हूं। अच्छा, ऐसा है। गवर्नर जुआंग, आपको मेरे लिए ये रहस्य रखना होगा। आपको मेरे और पाकस से जुड़े मामलों के बारे में पता होना चाहिए, वांग टेंग ने चेतावनी दी। जुआंग वेजे घबरा गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बैरन वांग टेंग, तुम वाकई मुझे बड़ी परेशानी दे रहे हो। हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। ग्रह के गवर्नर को ह्यूमिंग ग्रह में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी के निर्माण को मंजूरी देनी होगी। उससे इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। इस तरह ज्वांग वेज पृथ्वी से लोगों की पहचान छिपाने में मदद करेगा। अगर यह उजागर हो गया तो वह पहला व्यक्ति होगा जिस पर संदेह किया जाएगा। वांग टेंग निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेगा। हालांकि वह एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा था और उसे वांग टेंग से कोई खास डर नहीं था, फिर भी यह वांग टेंग का क्षेत्र था। कुछ चीजों पर समझौता करना पड़ा। इसके अलावा उनका परिवार भी यही था। वे ऐसे ही नहीं जा सकते थे। बैरन वांग टेंग, सबको पता है कि तुम ह्यूमिंग प्लेनेट पर आए हो। हमने तुम्हारे लिए दावत तैयार की है। तुम्हें आज रात आना ही होगा। ज्वांग वेजे ने उसे आमंत्रित किया। बेशक वह वांग टेंग से नाराज नहीं था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। उसने उसका यहां स्वागत किया। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। वांग टेंग ने मना नहीं किया। ज्वांग परिवार के साथ कुछ समझौतों पर पहुंचने के बाद वे एक दूसरे के साथ इस तरह रहने लगे जैसे वे एक दूसरे को दशकों से जानते हों। तुम लोगों को सच में गोलमोल बातें करना पसंद है। बहुत परेशानी वाली बात है। एन लैन ने अपना सिर हिलाया। कोई विकल्प नहीं है। ज्वांग परिवार ह्यूमिंग ग्रह का अधिपति है। अगर हम उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं तो हमारी योजना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। यूलान आकाशगंगा में कई ग्रह होने चाहिए। आप अन्य ग्रह क्यों नहीं चुनते? अन्य ग्रहों पर गुट बहुत जटिल है, ह्यूमिंग ग्रह के विपरीत जिसमें केवल ज्वांग परिवार है। मुझे बस उन्हें संभालना है। सौभाग्य से गवर्नर ज्वांग समझदार है, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। वांग टेंग, मैं पृथ्वी के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, मार्शल आर्ट के नेता ने गंभीरता से कहा। वह पृथ्वी से ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले मनुष्यों के पहले समूह का हिस्सा थे। ब्रह्मांड में पृथ्वी का पहला कदम और इसकी शुरुआत ह्यूमिंग ग्रह से हुई। मैं वांग टेंग लिन चुहान को ह्यूमिंग प्लेनेट पर डिनर पार्टी में ले आया। ये स्थान मुख्य शहर के मध्य क्षेत्र में था। गवर्नर के निवास के पास एक विशाल मनो था। हा, बैरन वांग टेंग, आप आखिरकार यहां आ गए। गवर्नर ज्वांग वेज ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। हम देर से तो नहीं आए हैं, है न? वांग टेंग ने पूछा। तुम बिल्कुल समय पर आ गए हो। ज्वांग वेजे ने मुस्कुराते हुए लिन चुहान की ओर देखा। ये कौन है? यह मेरी मंगेतर लिन चुहान है, वांग टेंग ने उसका परिचय कराया। मैं समझ गया, ये बैरन वांग टेंग की मंगेतर है। नमस्ते सुश्री लिन। ज्वांग वेजे बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने लिन चुहान की ओर सिर हिलाया। नमस्ते। लिन चुहान ऐसे अवसर पर उपस्थित होने से थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था। उसने अपनी शान और शालीनता बनाए रखी। वह आश्चर्यचकित थी और अंततः उसे एहसास हुआ कि महान कियान साम्राज्य में वांग टेंग कितना सम्मानित और महान था।
एक ग्रह का शासक उसका सम्मान करता था जो स्वर्ग स्तर का योद्धा भी था। यह अविश्वसनीय था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कैसे वान टेंग अकेले महान कियान साम्राज्य में चला गया और अंततः बैरन बन गया। वान टेंग ने यह नहीं बताया कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आज रात बहुत सारी महिलाएं शायद निराश होंगी। ज्वांग वेइजे ने वान टेंग की ओर आंख मारी। गवर्नर, क्या आप मेरी मंगेतर के सामने ऐसा कहकर मुझे बाहर निकलवाना चाहते हैं? वान टेंग ने उसे घूर कर देखा। हा। ज्वांग वेइजे हंसा मानो वह अपना बदला ले रहा हो। वान टेंग को तुरंत समझ में आ गया कि ज्वांग वेइजे उसकी योजनाओं का बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बदला बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं था। वान टेंग भी हंस पड़ा। लिन चुहान ने चुपके से वान टेंग की कमर पर चुटकी काटी और अपना हाथ 360 डिग्री घुमाया। वान टेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गहरी सांस ली। ज्वांग वेइजे ने यह न देखने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बैरन वान टेंग, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर वे तीनों जागीर में चले गए। ये जगह देखने में किसी महल जैसी लग रही थी। यह आलीशान और विशाल थी। तुम्हें क्या लगता है, ये बुरा नहीं है ना? ज्वांग वेइजे ने पूछा। ये बहुत अच्छा है, महान कियान ग्रह पर मेरी हवेली से भी कहीं बेहतर है। वान टेंग आश्चर्यचकित था। हा, जब तक तुम्हें ये पसंद है। यह एक ऐसा उपहार है जो सभी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे लिए एक उपहार? वान टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने मूल रूप से ह्यूमन प्लेनेट में एक घर खरीदने की योजना बनाई थी, जब वह यहाँ के सभी मामलों को सुलझा लेगा। आखिरकार ये जगह महान कियान साम्राज्य में उसके बेस कैंप के रूप में काम करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज्वांग वेइजे ने उसके लिए पहले से ही एक घर तैयार कर रखा होगा, और यह इतना आलीशान घर था। लिन चुहान ने भी चौंककर चारों ओर देखा। ये बहुत बड़ा, आलीशान और अच्छी जगह पर स्थित था। वे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे और उन्होंने इसे वान टेंग को दे दिया। ये सही है, ये सभी की ईमानदारी है। बैरन वान टेंग को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया, मानो वह मना करने वाला था, लेकिन अचानक बोला, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। ज्वांग वेइजे। फिर वे तीनों जागीर के हॉल में चले गए। अंदर मौजूद मेहमानों ने एक के बाद एक उनका स्वागत किया। बैरन वान टेंग। बैरन वान टेंग यहाँ हैं। बैरन वान टेंग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वान टेंग पूरे भोज का केंद्र बन गया। यहाँ तक कि लिन चुहान ने भी अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींची। अगले दिन वान टेंग ने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन व्यवस्था स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही सिल्वर ऐश ग्रह के अंतरिक्ष निर्देशांकों को लॉक कर दिया था और अब टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार होने से पहले उन्हें केवल अंतरिक्ष निर्देशांकों को जोड़ने की आवश्यकता थी। एक दिन बाद सरनी पूरी हो गई। दोनों ग्रहों के अंतरिक्ष निर्देशांक आपस में जुड़ गए थे। अब से पृथ्वी के लोग महान कियान साम्राज्य की यात्रा कर सकते थे। इसके बाद वान टेंग ने पृथ्वी से लोगों को एकत्र किया। इस बार मार्शल आर्ट के नेता ओल्ड हान, डैन ताइक्सुआन, लिन चुहान और अन्य, साथ ही विभिन्न देशों के कुछ ग्रह स्तरीय मार्शल योद्धा भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबको अब तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। वान टेंग ने चारों ओर देखा। आपने बहुत कुछ कर लिया है, मार्शल आर्ट के नेता ने खड़े होकर कृतज्ञतापूर्वक कहा। हाँ, बस इतना ही काफी है। बूढ़ा हान मुस्कुराया। आपकी आगे क्या योजना है? वान टेंग ने पूछा। हम भाड़े के सैनिकों के गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। मार्शल आर्ट के नेता और ओल्ड हान ने एक दूसरे की ओर देखा। विभिन्न देशों के ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं का भी यही विचार था। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन भाड़े का सैनिक बनना ब्रह्मांड में ताकतवर बनने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं ओलांड फेडरेशन से कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धाओं को रखूंगा। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान नहीं हो सकता, तो आप उसे पा सकते हैं, वान टेंग ने कहा। धन्यवाद। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मार्शल आर्ट का विकास हो, वान टेंग ने गंभीरता से कहा। मार्शल आर्ट का उत्कर्ष हो। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वान टेंग जानता था कि अगर धरती से लोग ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें हर तरह के खतरे से गुजरना होगा। वह उनकी नानी की तरह उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। यही कारण है कि उन्होंने और कुछ नहीं कहा और उन्हें कड़ी मेहनत करने और संघर्ष करने दिया।
वे कुछ नहीं से शुरू करके आज जो हैं, जीवन और मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। वे वास्तव में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे जितना उसने सोचा था। उनका मानना था कि पृथ्वी के ये उत्कृष्ट लोग ब्रह्मांड में फलेंगे फूलेंगे। मार्शल आर्ट के नेता और अन्य लोगों से विदा लेने के बाद वांग टेंग और लिन चुहान मनों में घूमने लगे। उसने भौहें सिकोड़ी। चुहान, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहोगे? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, लिन चुहान ने अपनी झांटें हटाई और आंखों में जिद का भाव दिखाते हुए कहा। वांग टेंग ने अपने दिल में आह भरी। वह जानता था कि लिन चुहान को अपना स्वाभिमान था और वह उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह केवल उससे आग्रह कर सकता था, ठीक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। ठीक है, ठीक है। आप बूढ़ी माँ कब बन गईं? लिन चुहान ने मजाक किया। नहीं, क्या माँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। क्या ये गलत है? लिन चुहान अचानक रुक गया और उसे गले लगाते हुए बुदबुदाया, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि अगली बार जब कुछ होगा तो मैं सिर्फ एक सुंदर फूलदान बनने के बजाय तुम्हारी मदद कर सकूंगा। वांग टेंग का दिल कांप उठा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। एक लड़की उसकी मदद करने के लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। यह इरादा सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, मैं वापस आराम करने जा रहा हूँ। लिन चुहान मुस्कुराया और वांग टेंग से अलग हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो साथ साथ चलते हैं, वांग टेंग ने पीछे से चिल्लाया। मौन, तुम बच्चे, क्या तुम इतनी जल्दी में हो? वांग टेंग के पीछे अचानक एक आवाज आई। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। वांग टेंग ने अपनी छाती थपथपाई और छत पर डैन ताइक्सुआन को देखा। बहन जुबान, तुम मेरे लिए चीजें बिगाड़ रही हो। यदि आपके पास कौशल नहीं है तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। एट नोबल बनेट एट, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों चढ़ गए? क्या तुम सितारों को देख रहे हो? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। आओ और पी लो। डैन ताइक्सुआन ने अपने हाथ में शराब की बोतल उठाई। आह, ठीक है, मैं इस बूढ़ी औरत के साथ चलूंगा और उसके साथ शराब पीऊंगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। फिर वह छत पर कूद गया और डैन ताइक्सुआन के पास बैठ गया। डैन ताइक्सुआन, बूढ़ी औरत से तुम्हारा क्या मतलब है? किसी के साथ सगाई होना आपके लिए सौभाग्य की बात है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। वांग टेंग ने उसकी ओर न देखते हुए रात के आकाश को देखा। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि लोगों को डर लगता है। डैन ताइक्सुआन ने उस पर शराब की बोतल फेंकी। अब जब हमने अलविदा कह दिया है तो मुझे डर है कि हम कुछ समय तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वांग टेंग ने एक घूंट लिया। हमें इसकी आदत है। जब हम पृथ्वी पर थे तो हम जिंगबू महाद्वीप जाते थे। कभी कभी हम 1 साल तक रुक जाते थे। डैन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन इस बार हम सीधे पृथ्वी पर नहीं जा सकते। ये बहुत दूर है। यह एक पूरी तरह से अपरिचित तारों वाला आकाश है। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के बीच के अंतराल से रात के आकाश को देखा। हाँ, ये बहुत दूर है। वांग टेंग ने अपनी शराब की बोतल उठाई। आओ, एक ड्रिंक लो। नीचे तक। डैन ताइक्सुआन थोड़ा मुस्कुराया। प्रोत्साहित करना। अपना ख्याल रखो, तुम्हारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। वांग टेंग ने चेतावनी दी। मैं ये पहले से ही जानता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? डैन ताइक्सुआन ने कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। मुझे अभी भी तुम्हारी लड़ने की शैली याद है। ये काफी पागलपन भरी है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी जान ही गंवाना चाहते हो। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर होता तो मैं बहुत पहले ही भाग जाता, डैन ताइक्सुआन ने चालाकी से कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। वांग टेंग दंग रह गया। हा हा हा,